मेरी काफ़ी दफ़ा मैंने देखा है लर्निंग आती है मूवीज़ से, पॉडकास्ट देख के या किसी की ऑन स्टेज प्रेजेंस देख के। वो सर मेरा स्टार्टअप है, अब मैं जो हूँ सर फेसबुक मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहा हूँ। तो मैंने कहा ये फेसबुक की मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहे हो तो ये स्टार्टअप कैसे हुआ? लोगों को शायद पता भी नहीं होगा, दराज, फूड पैंडा, कारमूडी, लामूडी, जोवागो, केमू, एक कंपनी की सारी कंपनीज थी। रॉकेट इंटरनेट के नाम से थी, जर्मन कंपनी है। लोग नॉर्मली जब स्टार्टअप पे जाते हैं क्या गलतियाँ कर रहे होते हैं? हो सकता है आप स्टार्टअप नहीं हो लेकिन आप पैसे ज्यादा बना रहे हो, इट कैन बी द केस। काफी बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं अभी जो प्रॉफिटेबल नहीं है, कैश बर्न अभी तक उनका हो रहा है, दे आर नॉट प्रॉफिटेबल। हो सकता है आप उनसे बेहतर हो। बॉडी लैंग्वेज में मुझे ये वाले दो चार मेरे हमारे व्यूवर्स जो देखते होंगे इसमें आपने ये वाला फिंगर क्रॉस किया था, इनके मतलब क्या होते हैं? 18 साल की उम्र है, गोरा तो लात मार के बच्चे को बाहर फेंक देता है, बोलता है जाओ खुद कमाओ खुद खाओ, जो करना है करो जी, हमारी जिम्मेदारी खत्म। तो वो लड़ने मरने वाली एज में होता है कि जी आई नीड टू अर्न, अदरवाइज मैं खाना कैसे खाऊंगा। मैंने ऐसी कंपनी से भी देखी है उनका 3-3 हज़ार अवार्ड से खाली, और मैं जब उनके फाइनेंसेस देखे और मुझे उनकी हालतें देखी। AI इज छुरी है, गलत बंदे के हाथ में दे दिया तो बंदा मारेगा, ठीक बंदे के हाथ में दे दिया तो शायद सब्जी काट के दे देगा आपको। वो टूल है, आपको इस्तेमाल करना है। अस्सलाम वालेकुम फैज़ान भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। बताएं सर पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, फाइनली मेरे ख्याल 1 साल की मेहनत के बाद आप आ गए, टाइम निकल गया फाइनली। और मेरा उस वक्त तो टॉपिक था आप स्टार्टअप पे बात करते थे, वो मैंने देखा है आपकी बड़ी पॉडकास्ट है। तो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है, जो मैंने फाइंड आउट किया है, हर एक की अलग नीड होती है, तो मैंने आपको फाइंड आउट किया और मैंने उस दिन आपको बताया भी था पीसी में क्या है। अभी बॉडी लैंग्वेज मुझे अच्छी लगी एज कम्पेयर टू द अदर, क्योंकि आपकी शायद लर्निंग है क्या है, तो मेरे ज़्यादातर फोकस होगा उसके ऊपर। बिफोर डाइव इन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत आप बताएं कि इसको हम इसी से शुरू कर लें, बॉडी लैंग्वेज से शुरू कर लें, या कोई ऐसी कोई बात। अब मुझे लगता है कि मुझे जैसे मैंने पहला सवाल ये किया था, जो मैं व्यूअर्स को बता दूँ क्योंकि मेरा इनके साथ पुराना कनेक्शन है, जर्नी ये वो चीज़ हम आखिरी में ले लेंगे, आप पूरी पॉडकास्ट सुन लीजिएगा। तो मैं मेरा ऑब्जेक्टिव होता है कि नई लर्निंग आनी चाहिए। तो मेरी पहली लर्निंग आज की यही है आपसे कि बॉडी लैंग्वेज मैंने देखा आपकी बड़ी स्मार्ट है, मतलब स्मार्ट से मुराद है बड़ी इनोवेटिव, जिसको मैं गोरू को सुनता हूँ नाम मुझे बड़े मुश्किल होते हैं, हाइकन करके कुछ उसकी फीमेल है, वो बताती है कि ऐसे मिलना चाहिए, पोस्चर आपका सीधा होना चाहिए। तो मैंने देखा वो सारे बॉडी लैंग्वेज की जो टर्म्स हैं वो मैंने आप में पाई है अभी तक पाकिस्तान में। मे भी कोई होगा, मुझे ना दिखाओ, मैं ये नहीं कहता कि कोई और ना हो, मेरे सर्कल में नहीं है। तो अगर हमने बॉडी लैंग्वेज पे स्टार्ट करना हो, लर्निंग स्टार्ट करनी, तो कैसे स्टार्ट करेंगे? जैसे आपने बताया, गोरों को देखें या किसी भी ऐसे शख्स को देखें जिससे आप कहते हैं कि यार ये मेरे लिए आइडियल वो शख्स होगा जिससे मैं कुछ सीख सकता हूँ। तो मेरी वियर्ड सी आदत है कि मेरी लर्निंग जो है ना, काफ़ी लोग कहते हैं यार मैं पढ़ के, किताबें पढ़ के मैं सीखता हूँ काफ़ी चीज़ें, काफ़ी लोग बोलते हैं मैं भी किताबें ज़रूर पढ़ता हूँ, लेकिन मेरी काफ़ी दफ़ा मैंने देखा है लर्निंग आती है मूवीज़ से, पॉडकास्ट देख के या किसी की स्टेज पे ऑन स्टेज प्रेजेंस देख के, जो परफॉर्मेंस होती है ना उस शख्स की। क्योंकि एक दो किताबें आपने पढ़ ली, आपके जहन में हो जाएगा कि फाइन दिस इज हाउ आई कैन इम्प्रूव, ब्ला ब्ला ब्ला, सब कुछ डन हो गया। लेकिन अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है उसके ऊपर मैं काफ़ी लोगों को देखता हूँ फिर, और कोशिश कर रहा होता हूँ कि यार उसका ये एक लहजा था, एक उस स्पेसिफिक जेस्चर था, हैंड की मूवमेंट थी, वो खड़ा कैसे था, उसका बोलने का तरीका क्या था। तो मैंने उससे सीखना शुरू किया, क्योंकि मुझे, थैंक यू, आपने बड़ी तारीफ तो करी, कि मुझे आज दिन तक लगता है कि आई स्टिल हैव अ लॉट मोर टू लर्न बाय डिफ़ॉल्ट, मुझे लगता है। तो आई थिंक एक तो ये मेरा तरीका था सीखने का, और दूसरा काफ़ी ऐसे लोग हैं जो सिखा रहे होते हैं बाकायदा, उनकी काफ़ी ऑनलाइन वीडियोस भी होती हैं, सब कुछ होता है। अब आपके ऊपर होता है कि उनमें से आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बेहतर लगता है। कोई गोरा होगा, उसका कोई तरीक़ेकार होगा, हो सकता है आप बोलेंगे यार नहीं ये अपने हिसाब से नहीं चलेगा। कोई और होंगे जो मुझे काफ़ी रूड भी लगते हैं, और मुझे मज़ा बड़ा आता है सुनने की, डायरेक्टली अप फ्रंट वो ब्लंटली जवाब दे देता है, लेकिन वो जो अल्फाज इस्तेमाल करता है वो बड़े अमेजिंग होते हैं। जैसे गैरी वेन्यूचक के नाम से एक बंदा है, गैरी वी, आई थिंक उसकी नेट वर्थ होगी कोई $350-400 मिलियन की। उसका जो है ना इंतहाई ब्लंट तरीका है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। जैसे गाड़ी में वो बैठा, एक दफ़ा किसी ने आगे शीशे पे खड़काया कि आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स, मुझे कोई छोटी सी एडवाइस दे दो जिससे मैं कुछ सीख सकूं। तो उसने उसको एडवाइस पता क्या दी, उसने एडवाइस दी यू आर गोइंग टू डाई। उससे कहा दैट्स नॉट गुड एडवाइस, ये तो बड़ी नेगेटिव किस्म की आपने बात की। कहते नहीं, ये बड़ी इंतहाई पॉजिटिव बात है। उससे कहा कैसे? कहते ऐसे कि अगर आपको ये डर नहीं है कि तुम मरने वाले हो और उससे पहले जो कुछ करना है उसके लिए मैं आज शुरू कर दूं, बजाय से कि मैं को हो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, नथिंग एल्स विल एवर मोटिवेट यू। तो इतने ब्लंटली वो बोलता है। तो उसका तरीका था, मैंने वो कुछ पकड़ा,
और आराम आराम से मैंने देखा कि यार क्या चीज़ें हैं जो कि लोकल माहौल में बोल भी सकते हैं, तो उसके तरीके से इम्पोर्टेंट है। काफ़ी भुगत के भी सीखा है मैंने। अच्छा, इसमें मिस्टेक्स भी हुई हैं? एब्सोल्युटली, देखिए मिस्टेक सबसे होती हैं, और मुझसे तो अल्हम्दुलिल्लाह इतने मेरे हिस्से में तो बहुत हैं मिस्टेक्स। और उससे फिर आपके पास, बल्कि उस दिन ही मेरे सामने एक वीडियो आई थी, आई थिंक आई एम नॉट श्योर इफ इट्स अ हदीस और नॉट, लेकिन इस्लामिक टीचिंग के उसमें ज़ुमरे में एक तरीके से आ जाती है, जिसमें किसी ने बताया था कि भाई अगर आपने पूरी ज़िंदगी बड़े अच्छे तरीके से गुजारी है, परफेक्ट तरीके से, लेकिन फिर भी गारंटी नहीं कि आप जन्नत में घुसोगे। ये 100% है। ठीक है। और हो सकता है कि आपको पूरी ज़िंदगी लग रहा हो कि आपने इंतहाई ढेर सारी गलतियाँ की हैं, लेकिन अगर आप उनसे कुछ सीख गए और अपने आप को आपने बेहतर कर लिया, तो हो सकता है आप उसी बहाने शायद जन्नत में चले जाओ। तो आई थिंक मेरे पास ये बहाने काफ़ी हैं। नहीं, और बहुत अच्छे बहाने हैं। अच्छा, जैसे अभी भी मैं आपसे बोल रहा था, जैसे आप ये जो उसके साथ कनेक्टिविटीज है, आजकल ना लोग ऐसे बात करते हैं। मैंने ये थोड़ा खुद भी मैंने स्टार्ट किया है लोगों को देख देख के यार, कि वैसे मैं खुद भी अगर मेरी पुरानी पॉडकास्ट में ऐसे बात करता था, सर आपका नाम क्या है, आपने कैसे स्टार्ट किया बिजनेस। अब ये बॉडी लैंग्वेज आ गया ना। और फिर उसके बाद मैंने देखा गोरों को बोलते हैं अरे आपसे बड़ी खुशी हुई मिलके, आपका नाम वैसे आपने बोला कि मैंने लर्न किया ये मैंने ना गोरों ने मुझे सिखा दिया था। आपने कहा ये मेरा भी ये नया स्टाइल मेरा भी आप भी गया, मैंने लर्न किया और फिर मैंने इसको ऐसे, तो ये चीज़ था। हो सकता है मैं बात करते करते हाथ जेस्चर ही ना उठाता हूँ, मतलब शुरू में उठा देता हूँ, आखिरी में नहीं उठाता हूँ। ये लर्निंग अगर हमने करनी है, किसी गोरे को फॉलो करना है या कुछ जेस्चर आज आप दे रहे हैं लेसन में, क्या मैंने, क्योंकि गोरों की बहुत सारी चीज़ें वहाँ जो इम्प्लीमेंट होती है वो यहाँ नहीं कर सकते आप, वो बहुत ज़्यादा उनका एक डिफरेंट सिनेरियो है। क्योंकि उनके यहाँ तो मैंने भी देखा है, मेरा दोस्त अकाउंटेंट है, तो मियाँ बीवी भी जो है ना दोनों अपने अगर खाना खाते तो दोनों के डिवाइड होकर बिल लगता है। अगर ये देखिए बिल आया है इसको डिवाइड करना है, तो हमारे यहाँ कल्चर में नहीं है। अगर हम ऐसा करेंगे तो फारिग हो जाएंगे, काम हो जाएगा हमारा। तो हर चीज़ इम्प्लीमेंटेशन नहीं, जैसे वहाँ पे सेविंग के कॉन्सेप्ट हैं, हमारे यहाँ सेविंग के थोड़े डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं, डिफरेंट होता है हमारे यहाँ ज़कात का सिस्टम है, उनका डिफरेंट सिस्टम है। तो कौन से ऐसे कुछ टिप्स आप देखना चाहेंगे, ये चीज़ तो आसान है और ये काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट हो जाएगी? देखिए एक चीज़ है जो कि हमें मुश्किल लगती है, मुझे आपको सबको लगती होगी, कि अपनी ज़ात में कंफर्टेबल कैसे होना है। ठीक है, अगर मैं कंफर्टेबल नहीं हूँगा तो मेरी बॉडी आपको ऑटोमेटिकली बताएगी, मैं आर्म्स क्रॉस करके बैठूंगा। ये मैंने लर्न किया है। बड़ी क्लोज्ड हमारी वो होती है एक आदत, को लोग सामने वाले को लगेगा यार डिफेंसिव हो रहा है ये बंदा, कोई चक्कर है। ठीक है, या तो हम कहते हैं कि नहीं अपने आप को लूज रखो, शोल्डर्स पीछे रखो, ओपन, उसी तरीके से ओपन तरीके से हाथ को इस्तेमाल करो, ओपननेस एक आ जाती है आप में, तो आप काम लगते हो, सामने वाला भी काम हो जाता है। एक चीज़ उसके लिए आप अपने आप से अगर कंफर्टेबल नहीं होगे ना तो आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये चीज़ मैंने एज एन एक्ट सीखी है, आप ये समझ लें। एक अलग फैजान है, ठीक है, वो अलग तरीके से होगा। मैं दरवाजे से बाहर निकलूंगा ना, एक अचानक से शक्ल चेंज हो जाएगी, रवैया चेंज हो जाएगा, क्योंकि हर लोगों के ये होता भी है। आप घर में अकेले होंगे तो आप एक किस्म के शख्स होंगे, ख़ानदान के साथ अलग वाले होंगे, दोस्तों से अलग वाले होंगे, और एक डिस्प्ले पे लगाया हुआ होगा आपने, वो अलग होगा, वो आपको जगह के हिसाब से चेंज करना पड़ता है। तो मुझे एक तो क्राउड्स के अंदर या ज़्यादा लोगों के सामने बातचीत करने में ना मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता, ऑनेस्टली अगर आपको बोलूँ, मुझे डर तक लगता है। लेकिन जिस काम में हम लोग हैं उसमें 50, 100, 500, 2-3 दफ़ा ये भी होता है कि 1000, 1500 लोगों के सामने भी हमें खड़े होकर बड़े तरीके से काम करना होता है, बातचीत करनी होती है, सिखाना भी पड़ता है, कभी सुनना भी पड़ता है काफ़ी दफ़ा। तो एक मैंने जहन में बस अपने आप के एक सेगमेंट बना लिया कि जी अब इस दरवाजे से अंदर वाला फैज़ान जो है ना, अब वो आ रहा है, तो उसको बुलावा दे दिया कि भाई आ जाओ, वो ये वाला फैज़ान है। अब नथिंग एल्स मैटर्स, दिस इज़ व्हाट मैटर्स। हो सकता है कि मेरे पर्सनल कोई 50 किस्म के मसले चल रहे हैं, आपके 50 किस्म के मसले चल रहे हो, लेकिन आप यहाँ पे कैमरा के सामने आएंगे तो आप एक अलग अपने आप को प्रेजेंट करेंगे। तो अगर वो कर सकते हैं तो ये काम वाले फैज़ान भी आ सकता है। तो एक तो ये मेंटल ब्लॉक मैंने हटा दिया कि जी इसमें मसला क्या है, इट्स अ पॉडकास्ट, तहसीन दो दोस्त से अपना कैमरा पे होंगे, सो व्हाट, लेट्स सिट कामली, हम तो दोस्तों यारों की तरह बैठ के बात करेंगे। तो ये एक वो कामनेस आ गई एंड वो ऑटोमेटिक ट्रांसलेट हो जाती है। ओपन बॉडी मूवमेंट आपके सामने है, वो होनी चाहिए ज़रूर। और जो ये हाथ की मूवमेंट की आपने जो बात कही ना, ये शायद पुरानी आदत है मेरी है क्या, मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मैंने ये देखा कि लोग विजुअल्स के साथ ना थोड़ा ज़्यादा अभी समझ भी पाते हैं। जैसे अगर मैं नॉर्मल की बात करूँ, उसके अलावा अगर मैं इशारा कर दूं कि यार ये, या हम बिल के लिए बेटे को बोल लेते हैं
हाँ, तो वो समझ लेता है कि हाँ बिल चाहिए या कुछ और चाहिए, ठीक है। तो उसी तरीके से मैंने कहा यार ये विजुअल एक तरीका है, तो अगर मैं भी इस तरीके से बात करूंगा ना तो इट विल बी एन ईजियर वे फॉर मी टू बी कंफर्टेबल विद माई सेल्फ। क्यों? क्योंकि एक तो अगर मैं यूं करके ही बैठूंगा ना, मेरी तो कमर भी अकड़ जानी है, कुछ हो जाना है। दूसरा तरीका क्या होता है, अपने हाथों को पकड़ लो, लोग हाथों को मलना शुरू कर देते हैं फिर, ठीक है। उससे भी सामने वाला कहता है कि नहीं गड़बड़ है, तो नहीं, उसको एक पकड़ना है तो हमें कड़ी कामली खुला खुला, तो एवरीथिंग इज लाइट, इट इज ओपन। और ये वाला जो स्टाइल मैंने करा है भी, ये भी हाँ बिल्कुल आप जैसे मुनासिब लगे ये भी करते हैं लोग। काफी लोग होते हैं वो अपने फिंगर्स को टिप से टिप, आप देखिए काफी बाहर के आजकल के प्रेसिडेंट साहिब भी हैं, हाँ ये आजकल आप उनकी भी आ रहे देखिएगा, वो बैठेंगे थोड़े से लीन डाउन करके भी बैठेंगे, उनके फिंगर टिप्स ऐसे होंगे। दिस एक्चुअली कॉल्ड अ पावर पोज बाय द वे, ठीक है ना। वो होता है कि सपोजिडली, मुझे नहीं पता, आई एम नॉट 100% बिलीवर इन इट, कि इससे जी आपका मेंटल जो है पावर भी बढ़ जाता है, लोगों पे जो आपका असर पड़ता है वो भी उस किस्म से आप पे पड़ता है, ज़रा दबदबा रहता है। तो इट्स अ पावर पोज। एंड ऑल्सो अगेन फिंगर्स आर नॉट क्लेंच्ड टाइट, देर ओपन, देर वाइड अपार्ट। तो आप काम बैठे हुए, टिप से टिप आप करके आप बैठे हुए हो, तो एनीथिंग वर्क्स। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि शुरुआत होती है बी कंफर्टेबल इन योर ओन सेल्फ। इसमें जैसे आपने कहा ना कि ऐसे करके बैठते हैं, हमारा मैंने देखा है बहुत हमारा कॉमन है, क्योंकि आपने और मैंने तो पढ़ लिया, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा वो ऐसे, मुझे ऐसा लगता है हमारे कल्चर में नॉर्मल है वो। अगर बिल्कुल रिलैक्स भी होगा ना तो हाथ बांधा हुआ होता है। असल में हमें पता नहीं होता कि हमने अपने हाथों के साथ करना क्या, तो वो हाथ बांध लेता है। मसला ये होता है या तो हम जेबों के अंदर हाथ डाल के खड़े हो जाएंगे, हम 50 लोगों के सामने खड़े होंगे, हम जेबों के अंदर हाथ डाल देंगे, क्योंकि वी डोंट नो व्हाट डू वी डू विद आवर हैंड्स, क्या करें, इनका इस्तेमाल क्या है। हाँ, तो ऑटोमेटिकली जैसे काफ़ी लोग कहते हैं कि अगर आप स्मोकिंग छोड़ दें ना, च्युइंगम खाना शुरू कर दें, एक मुतबादिल मिल जाता है, तो आप वो स्मोकिंग छोड़ के अब च्युइंगम की आदत आपको डल जाएगी, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपको जी पॉकेट में अगर हाथ नहीं रखना, हमने ये क्रॉस नहीं करना, तो कुछ और तो करना पड़ेगा ना। वो इसी लटकाएंगे, रोबोट की तरह लगेंगे, तो अब क्या करें। वो ज्यादातर यूं करते हैं, वो एक आपके, हाँ, तो हम लोग खड़े होते हैं सब लोग ऐसे करके। आपने उस दिन मुझे कहा था फॉर्मली कि क्या छुपा रहे होते हैं पता नहीं। हाँ, तो मैं यही, मुझे समझ में बात नहीं आती है ना, तो हम क्यों करें। ये तो मैंने देखा अब नॉर्मली हमारे यहाँ ये बिल्कुल, क्योंकि आप तस्वीरों में देखिए ना, खासकर मर्द हजरात आपसे बात करते करते मैं भी इसी पोस्चर में। अब ये मैंने किया ना, ये ठीक है। अब सोचें इसी चीज को अगर मैं आराम से लेग क्रॉस करके और मैं यूं रख लेता हूँ हाथ को, कामली बैठ जाऊंगा मैं, या मैं अपने लैब के अंदर ना हल्का सा पकड़ा हुआ भी नहीं, हल्का सा इनको रख के मैं ऐसे लाइटली बैठ जाऊं, ठीक है। उससे पता है क्या होता है, ऑटोमेटिकली अगर मैं काम होऊंगा तो आप भी काम होंगे। अगर हम दोनों का फड्डा होने लगे ना, मैं चीखूंगा चिल्लाऊंगा, आप भी चीखेंगे चिल्लाएंगे, ठीक है। और मैं चीखता चिल्लाता वैसे ज्यादा हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे नहीं चिल्ला रहा, लेकिन मेरी आदत बहुत बुरी है, ठीक है। तो मुझे फिर रियलाइज करना पड़ता है कि नहीं फैजान, इंसान बनो, ऐसे नहीं, आराम से बात करो तो सामने वाले भी वैसे बात करेगा। और मैंने उसमें ही बहुत गलतियों के साथ सीखा है। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी कॉमन थिंग। हाथों के साथ भी हम लोग अगर हम खड़े हुए अगर होते हैं हम लोग, तो हमारी आदत बन जाती है कि हम वो फैजान बोले हाथ हिलाओ, हाँ हम हाथ हिलाना शुरू कर देंगे, ऐसे कर देंगे वैसे करेंगे, पावर पोज ये नहीं जी, उस वो पॉलिटिशियन नहीं हम लोग, ठीक है। हम लोग किसी आर्मी को नहीं घसीट रहे हैं कि ओह आ जाओ हमला करने हमने ना, उसके लिए एक रूल बना दिया, आपके हमेशा आर्म जो हैं राइट एंगल पे होंगे, सही है। आपका कभी बगल एक्सपोज नहीं करेंगे आप, सही है। तो ऑटोमेटिकली आप इस तरीके से होंगे, तो आप बात करेंगे तो आप ऐसे कामली पकड़ेंगे। मैंने हाथ यूं हिलाया बैक टू द पोजीशन, मैंने हाथ यूं हिलाया बैक टू द सेम पोजीशन। खड़े हुए भी हैं तो हम लोग बजाय यूं क्रॉस करने के, आपके हाथ यूं होंगे, जेंटली क्लैप्स टुगेदर, काम पोजीशन में होंगे। तो आप ज़्यादातर मेरी तस्वीरों के अंदर भी देखेंगे ना, ये मैं आदत बनाई है। हाँ, हल्का सा आपने पकड़ लिया, आपने यूं कर दिया, जैसे भी है, लेकिन कम से कम यूं करके आप नहीं खड़े हुए जैसे ओ माय गॉड कुछ अपने अटेंशन में खड़े हुए हैं, या जैसे मैंने मजाक में कहा था क्या छुपाते हैं, ठीक है। तो आपके और ऑटोमेटिकली बॉडी लैंग्वेज, वो शोल्डर्स आपके खुले हुए होंगे, आपका तरीका वैसे होगा। जब अपना ऐसा है तो शोल्डर भी खुल गए ना आपके, ऑटोमेटिकली है ना। हाँ। तो आपको एक चीज़ है कि एक से एक चीज़ कनेक्टेड ऑटोमेटिकली हो जाती है और वो फिर आदत निकल आती है। और इसीलिए अगर मैं अभी बोला मैंने एक से एक चीज़, तो आपको विजुअली भी एक से एक चीज़ हो रहा है वो। अब मैं ये सोच समझ के नहीं कर रहा, ये ऑटोमेटिकली हो गया, ये वायरिंग एक बन गई है। तो आई थिंक दिस इज़ आउट ऑफ प्रैक्टिस। मैं कम्युनिकेशन की क्लास भी एक कॉलेज में पढ़ा रहा था कुछ पिछले 2-4 महीने, और उसके अंदर यही चैलेंज था कि टीनेजर्स थे, और मुझे ख़ास तौर पर बताया गया फैकल्टी की तरफ से कि जी बहुत टेंस होते हैं वो, और उनसे बातचीत नहीं होती। एक लड़का जो क्लास के अंदर बैठा हुआ ना, वो जानबूझ के मजाक मस्ती कर रहे हैं, जोक मार रहे हैं, छेड़म छाड़ी कर रहे हैं। मैंने उसको कहा आओ यहाँ पे आके बात करो, और वहाँ पे आके अब वो घबराना शुरू हो गया, नज़र नहीं मिला रहा किसी से, नीचे देख रहा है, और ये मैं ये हूँ और मैं ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ।
तो मैंने कहा क्या हुआ? कहा सर मुझसे नहीं होगा। मैंने कहा क्यों नहीं होगा? नहीं होगा मुझसे। मैं कहा लेकिन क्यों नहीं होगा? डर लग रहा है ना। मैंने उसको और अल्फाज भी बोले कि फट्टू तो नहीं है वो, क्या जानबूझ के उसको उकसाने के लिए। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। मैं कहा फिर कैसे है, मसला क्या है? मैं कहीं खा जाएंगे, काट खाएंगे, क्या होगा? तो हम लोग उसके जगह पे उनसे परफॉर्मेंस की गेम्स करवाना शुरू कर दी मैंने, कॉमेडी की गेम्स। मैं कहा तुम्हें क्या अच्छा है? लतीफ़े सुनाना है? अच्छा ठीक है, 5 कोई अच्छे लतीफ़े सुनाने, तुम्हें परफॉर्म करने हैं। एक ने कहा मुझे गिटार बजाना है, आओ परफॉर्म करो। तो उनके अपने कंफर्ट जोन से वो बाहर निकले, गिटार बजाते हुए ना फोकस नहीं करो, भूल गया दुनिया आगे बैठी हुई है। वो जोक मार रहे हैं उस टाइम पे, वो उस टाइम पे कूल बंदा है, उस टाइम पे उसको जहन में नहीं है कि वो कोई क्या बोलेगा, ठीक है ना, अपना सोच रहा होता है। तो ये चीज़ें छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, फिर आपको वो भी लेके आनी पड़ जाती हैं। तो आई थिंक कंफर्टेबल अपने आप के साथ रहें, आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। आप स्ट्रेस्ड होंगे ना तो 2-3 चीज़ें होंगी, ज़्यादा या तो आप ऐसे झगड़े हुए बैठे रहेंगे, क्लोज आपका स्टांस होगा, या आप बहुत तेज़ तेज़ बोलेंगे। क्यों? क्योंकि असल में मसला क्या है ना कि मुझे कैसे आपसे छुपाऊँ मैं कि मैं भी अनकंफर्टेबल हूँ, तो फिर मैं बातों को जल्दी जल्दी बोलना शुरू करूँगा या कुछ ऐसा करूँगा या तो मैं करूँगा। देखिए ना, तो होता ये है कि मैं ना एक्सपर्ट हूँ इस चीज़ के, लेकिन यानी कि आप समझ रहे हैं ना आप, तो आप बोलेंगे यार इस बंदे को कुछ नहीं आता, ऑटोमेटिक आपको फीलिंग आती है, ठीक है, बड़ी अमेजिंग बातें कर रहे हैं, सबको आवाज़ें निकल रही होंगी बीच में, तो ये भी कनेक्टेड है। आप बिकॉज यूर नॉट कंफर्टेबल या यूर नॉट वेल प्रिपेयर्ड। अब जब मैं काम डाउन हो गया ना, तो मैंने को क्या क्या रिप्लेस कर दिया खामोशी के साथ, बिकॉज आई एम कंफर्टेबल। काफ़ी लोग होते हैं ना, अगर मैं बैठे बैठे ना आपसे पहली दफ़ा मिल रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ और हम इतने कंफर्टेबल नहीं है, तो हम खामोशी से बैठेंगे ना, हम दोनों अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, यार ये बोल नहीं रहा, मैं क्या बोलूँ, और ऐसा अक्सर होता है, ठीक है ना। लेकिन यू हैव टू बी अगेन कंफर्टेबल इन साइलेंस। उससे 50 चीज़ें होती हैं। एग्जाम्पल दे देता हूँ, एक आपकी स्पीच साफ हो जाएगी। आई थिंक मे बी जो है ना, हमारे एक सर होते थे, उनका तकिया कलाम था जो है वो के, उनकी आदत थी वो हर जुमले के आगे पीछे ये जो होता है ना जो है वो के, क्योंकि उनको फिलर चाहिए होता था, कैसे फिल करूँगा इस गैप को। वो सोचने के टाइम पे उस गैप को फिल कर रहा हूँ उसी वक्त। तो उस सोचने के टाइम पे आप सोचें, असल में सोचें खामोशी के साथ, इट्स ओके। उससे 2-3 फ़ायदे भी हो जाते हैं। फ़ायदे क्या हो जाते हैं? अगर मैंने एक कोई आपको टीचेबल मोमेंट है, आपको छोटी सी बात सिखाई है अभी फॉर एग्जांपल, और बीच मैंने खामोशी दे दी, मैंने कहा कि अगर आप ऐसे बैठेंगे ना तो ये विल बी अ पावर पोज, सामने वाला भी समझ पाएगा बेहतर तरीके से, सामने वाले को डाइजेस्ट करने का भी मौका मिलेगा, किसी ये बात क्या गई, अच्छा इसने ये बोला, तो ऑटोमेटिकली। ये तो मैंने आपकी हैदराबाद की स्पीच में देखा था, मैंने जो इसका एक चीज़ को जो आप इतना सीक्वेंसिंग से बोल रहे थे, मैंने कहा बड़ा ये वाला आइडिया मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। मैंने किसी गोरे ने भी शायद नहीं बताया कि ये रुक के इस तरह से बोलना कि सामने वाला तो ऑब्जर्व कर सके, क्योंकि उसकी तो लर्निंग नहीं पता ना, उसके लिए तो वो नया। आपने बोला कि आजकल कराची में बहुत इंक्यूबेशन आ गए, तो आपको भी चाहिए ज्वाइन करना चाहिए। अब पहले तो उसको इंक्यूबेशन का वर्ड ही नहीं हुआ हजम कि यार ये इंक्यूबेशन क्या है, ज्वाइन करना चाहिए, होगा चलो कुछ बोला होगा इसने। जब आपने यही बात बोली, अब लोग चेंज हो रहे हैं, कुछ इस तरह का सिस्टम आ गया है जहाँ इंक्यूबेशन है। इंक्यूबेशन क्या है, थोड़ी उसकी डेफिनेशन दी, वहाँ जा सकते हैं, तो आपके लिए भी अपॉर्चुनिटी। हाँ वो डिले थोड़ा ज़रूर आया, लेकिन उसमें वो आपका उसके समझ में आ गया, हर कोई नया सिस्टम है, तो आपने ट्रिगर करके उसको लेके आए। और देखिए ये ट्रिक्स भी हैं काफ़ी। इंटरनेशनली एक ऑर्गेनाइजेशन है टोस्ट मास्टर्स इंटरनेशनल, ठीक है, आप उनकी ऑनलाइन वीडियोस देखें, उनका काम ही है, गोरे कहते हैं ना कि लेट्स रेज अ टोस्ट टू देम, वो कुछ आके उसके बारे में कहें, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर या पर्टिकुलर शख्स के लिए आके कुछ बातचीत आप कुछ बोलें, ठीक है, दैट्स कॉल्ड गिविंग अ टोस्ट। तो टोस्ट मास्टर इंटरनेशनल एक्चुअली डज दैट, उनका काम ही है। वो आते हैं वहाँ पे परफॉर्म एक तरीके से करते हैं, टोस्ट दे रहे होते हैं। उनमें से उनकी भी काफ़ी वीडियोज़ वगैरह देखी, स्टडी की, और उससे मैंने कुछ चीज़ें सीखी थी, ख़ासतौर पे जो पॉजेज़, आपकी टोनैलिटी, आप किस स्पीड पे बोलते हैं, कब आपको, अगर मैं अभी नॉर्मल एक बात करूँ, मैं इस आवाज़ से बात करूँ, अगर मैं थोड़ी सी अपनी टोन रेज कर दूंगा, मैं एक्साइटेड हो गया अचानक से, ठीक है। काफ़ी जो सिंगर्स भी है ना, जो स्टूडियो में गा रहे होते हैं, वो स्माइल करके गाते हैं, आपको आवाज़ में वो महसूस होगा कि जी कोई मुस्कुराहट है इसकी आवाज़ के अंदर,
वो टोनैलिटी चेंज हो जाती है, क्योंकि ऑटोमेटिकली आपको पता नहीं चलता कि वो स्माइल कर रहा है, लेकिन बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज वो फीलिंग निकल के आती है सामने। टोस्ट मास्टर्स इंटरनेशनल के अंदर भी ना मैंने काफ़ी उनकी देखी टोस्ट, और उसके अंदर जो चीज़ समझ में आई, जो उसने भी सिखाया उसके अंदर, वो था कि, बल्कि एक मशहूर है उसकी, मैं लिंक भी आपको भेजूंगा, वो आके बंदा सबको झूठ बोलता है। सही। अब आके स्टेज पे खड़े होते हैं, आके सिगरेट जलाते हैं, लोग हंसना शुरू कर देते हैं, कहते हैं व्हाट, हंस क्यों रहे हो? कहता है तुम लोगों को पता है कि सिगरेट से कैंसर नहीं होता, एक्चुअली सिगरेट से कैंसर की जगह पे आपके जेनेटिक्स से आपको कैंसर होता है, और 80% उसने बता दिया कि इतने लोग जो हैं कैंसर से नहीं, अपने जेनेटिक्स की वजह से मरते हैं। सन्नाटा। कहता क्या आपको ये पता है कि जो मैंने अभी ये बातें कही हैं सारी की सारी, इवन तो सारी को झूठ थी, लेकिन जिस तरीके से मैंने कही तो आपने उस पर यकीन कर लिया। लोगों ने कहा ओ ये क्या हुआ? तो क्योंकि उसके आपके तरीके कार से ना काफ़ी चीज़ें ऐसे निकल के आती हैं। और अगेन दिस ऑल लीड्स बैक टू व्हाट, बीइंग कंफर्टेबल। पॉलिटिशियंस को देखें, कितने धड़ल्ले से वो कुछ भी बोल देंगे, पता है कि झूठ है, पता है गलत है, पता है ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, ठीक है, लेकिन वो इतने कॉन्फिडेंस से खड़े होकर बोलते हैं। उनसे कुछ सीख लें, तो थोड़ा बहुत ये वाला पोर्शन चलिए उनसे सीख लें। तो ये चीज़ें हैं जो देयर ऑल पार्ट्स ऑफ अ पजल। तो आराम से आई थिंक प्रैक्टिस कर करके फिर मैंने भी कुछ सीखना शुरू कर दिया थोड़ा। हमारे एनवायरनमेंट का भी मसला है ना, मुझे कभी कर होता है कि मैंने सीखी तो मैंने भी बहुत सारी चीज़ें, उसके बाद आपको करेक्ट कौन करेगा? मतलब मैंने कर ली, मैंने बात कर ली, मैं बोलता है। और दूसरा फिर एनवायरनमेंट का मतलब यार सब हाथ बांधे, भाई बांध ही ले यार। जब आदमी आ जाता है ना जो पुरानी कंफर्ट एरिया, चाहे वो एक आध दफ़ा तो करेगा, माइंड को सेट करेगा, बोलेगा यार अब चल भाई दोस्तों में क्या चलता है यार, चलना जाने दे भाई। तो वो एक करेक्शन वाला पार्ट मुझे लगता है। एजुकेशन भी इसकी एक प्रॉपर होनी चाहिए, होनी ज़रूर चाहिए, लेकिन देखें अगेन इट लीड्स बैक टू व्हाट, बीइंग कंफर्टेबल विथ योरसेल्फ। चैलेंज वहीं पे आ जाता है। अगर मैं कंफर्टेबल हूँ जीन्स पहन के आने में किसी ऐसे शो के अंदर जहाँ पे सब लोग फुल सूट के अंदर है, और मुझे पता है कि लोग मुड़ के देखेंगे यार क्या है, सब लोग फुल सूट वाला माहौल है यार, ये कैसे पहन के आ गया बंदा, बट आप कहते हो यार आई एम फाइन, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अब तो मैंने देखा लोग बोल भी देते हैं। मैं तो कभी किसी इवेंट में था तो मैं जीन्स और शर्ट, मुझे बहुत आसान लगता है जीन्स, और सारी जीन्स एक जैसी होती है ना, कभी भी कोई सी, सबसे बड़ा टाइम भी बचता है। मतलब मेरे पास 10-12 है तो कोई सी भी निकाली पहनी तो एक आके। फिर टी शर्ट्स का बेनिफिट ये है कि वो एक ही जैसी होती हैं, इस पर कलर मैंने डार्क कलर की, लाइट कलर की ली है। उसके बाद आपने कोट डाला है और शूज़ एक फिक्स है, 1-2 फिक्स है मेरे, यहाँ रखे यहाँ पे। आप कहते हैं यार ड्रेस पहन के आओ, ओ यार इतना मसला ज़िंदगी में ड्रेस का कि उस पर कलर होना चाहिए, फिर उसकी टाई होनी चाहिए उसका, और टाइम कितना ज़्यादा होता है। अब वो उनसे मुझे बोल भी दिया, मैंने कहा यार ये मैं क्या करूँ कब, मैंने कहा चलें भाई पहन के आएंगे ड्रेस, क्या करते हैं। तो देखें कभी कभार ज़रूर होता है कि वो टाइम सेविंग है, इवेंट होता ही ऐसा है, कुछ होती ज़रूरत होती है तो बंदा कहते हो कि फाइन। तो मेरे पास जो कि गिनती के अब 3 फुल सूट्स हैं, ठीक है, आई थिंक एक का शायद मैंने आज ये जैकेट उठा के पहन लिया। यकीन माने, ठीक है। मैं कहूँगा यार ये है ही ऐसा वाला जहाँ पे सभी लोग ऐसे होंगे तो उधर फ़ायदा भी नहीं कोई नमूनागिरी करने का, पहनो यार जान छुड़ाओ, ठीक है, वो होता है। लेकिन काफ़ी दफ़ा ऐसे होता है कि आप कहते हैं कि यार आई विल वेयर व्हाटएवर आई एम कंफर्टेबल विद, ठीक है, सो व्हाट। अच्छा मैंने एक चीज़ की थी जब मैं यूनिवर्सिटी में था ना, अच्छा मेरा नाम फैज़ान लगारी, लोगों ने कहा लगारी पैसे वाली पार्टी होगी, क्या सीन होगा ये वो। मैंने ज़ैनब मार्केट से जाके कपड़े शपड़े ख़रीदता हूँ, मैं हमेशा से ख़रीदता हूँ जहाँ से मिल जाए, आई डोंट केयर, ब्रांड शैंड वाला मैं हूँ नहीं। वहाँ से देखे जी कपड़े पहने, मैं यूनिवर्सिटी की कहानी बता रहा हूँ ताकि उससे मैंने चीज़ समझी। पहन के आगे यार लगाई जी जीन्स थोड़ी अच्छी है, हाँ अच्छी है, कितने की ली यार पता नहीं होगी 5-7 हज़ार रुपए की। मैंने मजाकन बोल लिया, मेरे आते ना सार्कास्टिकली मैं बोलता रहता हूँ यार बड़ी अच्छी यार, कूल है, कौन सी है? मैं क्या होगी लीवाइस वगैरह, मुझे यार पता नहीं है कोई। यार लगा रही तू तो अच्छी चीज़ें पहनता होगा ना। मैंने कहा क्यों, क्या मतलब, मुझे समझ में नहीं आया, वो 2+2 नहीं हो रहा था मेरे दिमाग में वो। मैंने कहा यार क्या मतलब है, मैंने कहा ज़ैनब मार्केट से लिया, हाँ ठीक है। अच्छा उसे यकीन नहीं है, मैंने कहा मैं तुझे जला दूंगा भाई चल के। तो मुझे उससे एक चीज़ पता चल गई कि भाई आप जैसे तरीके से आपको प्रेजेंट करेंगे ना वही हैं आप, ठीक है। तो अगर आपने पर्सोना बना लेना है ना, बना ले, आपकी मर्जी। अच्छा ये नहीं कह रहा झूठ बोल लें, क्योंकि ये एक चीज़ सिखाई जाती है हमारे पास, क्या बोलते हैं हम लोग, फेक इट टिल यू मेक इट, ठीक है।
और उसका तरीका हमने ये ले लिया कि भाई झूठ बोलो, हाँ हाँ मेरा धंधा तो अमेजिंग चल रहा है, करोड़ों कमा रहा हूँ मैं अभी, अमेजिंग क्लाइंट्स है, ये वो हमने, ये फेक वाला होता है। आई थिंक उसका मतलब कुछ और है। उसका मतलब ये है कि जी आपको उस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए एज इफ मैं ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुका हूँ, ताकि वो वाली तमीज और आदतें और वो डिसिप्लिन आपके अंदर है। वो विजुअलाइजेशन है, इमेजिनेशन है, और उसको ये उस पे यूज करते हैं, मार्केटिंग में यूज करते हैं, ठीक है ना, झूठ बोल के। तो अब इमेजिन करें आप कि जी मैं अब अपने आप का वही रवैया अगर रखूंगा ना, मैंने कहा यार आई एम कंफर्टेबल इन दिस, ओके, कितनी दफ़ा कोई जलील कर देगा भाई। इनफैक्ट मैंने ज़िंदगी में ज़्यादा नौकरियाँ नहीं की हैं, लेकिन जो इक्का दुक्का दफ़ा की है उसमें आई स्टिल रिमेंबर, मैं जीन्स पहन के और पोलो शर्ट पहन के पहले दिन में घुसा। आई वॉज अ चीफ डिसरप्शन ऑफिसर फॉर अ लार्ज कुरियर कंपनी। पहले दिन में घुसा तो डायरेक्टर साहिबान के 3 रूम्स होते सामने, उन्हें सबसे टॉप के थे, उन्हें इशारा किया, लखारी इशारा किया। मैंने कहा जी मैं अंदर गया, दरवाज़ा बंद करना, दरवाज़ा बंद किया। यार हमारे पास ना कैजुअल सिर्फ फ्राइडे को होता है। तो मैंने कहा बुरा नहीं मानना, लेकिन जीन्स और वो, मैंने कहा डिसरप्शन ऑफिसर हूँ मैं, ये डिसरप्शन हो रही है। तो हंसते 2 मिनट के लिए उन्होंने बोला कि यार ढीठ इंसान है। कहते चलें 2-3 महीने गुजारते हैं, या तो आप हम जैसे हो जाएंगे या तो हम आप जैसे हो जाएंगे, ऐसे ही होगा। ठीक है। 1.5 महीने के बाद कंट्री डायरेक्टर वो अंदर घुसते हैं, ब्राइट ग्रीन कलर की पोलो और जीन्स के अंदर आते हैं। अच्छा उनको भी अनकंफर्टेबल थे थोड़े, क्यों, उनकी आदत नहीं थी। अंदर घुसते हैं, लगा रही दूर से आवाज़ मारते हैं, अक्रॉस रूम, 50 फुट का जाइंट सा वो हमारा हॉल था। मैंने कहा जी सर, मैं कहा सर अमेजिंग, क्या लग रहे हैं। मैं कहा ये कौन नया लौंडा आया है, मैं मजाकन बोला वहाँ पे। वो हंसना शुरू हो गया। नाउ ही फेल्ट कंफर्टेबल इन दैट। उसके बाद मैंने कहा यार दिस इज फाइन, हाँ इसको भी अच्छा लगा, ओके फाइन, तारीफ भी हो गई। देन दे यूज्ड टू वेयर दैट मोर ऑफन। क्यों? क्योंकि वो कंफर्ट लेवल, ऐसे आपने बोला ना कि सपोर्ट कोई तो करे किसी तरीके से, तो आप किसी को बोलो। जवाद फरीद साहब हैं, आई लुक अप टू द जेंटलमैन, अमेजिंग गाय, फाइनेंसेस के ना, फाइनेंशियल मॉडलिंग के अंदर नोबडी एल्स बियॉन्ड हिम। मुझे उनसे डर लगता है क्योंकि इंतहाई स्मार्ट इंसान है वो, ठीक है, बट ही इज द मोस्ट हम्बलेस्ट अमेजिंग इंसान। क्या नाम बताया आपने? जवाद फरीद साहब है, ठीक है। स्टार्टअप की स्पेस में बहुत पुराने हैं ये। मैंने 2-3 दफ़ा इनको इवेंट्स पे देखा है कि जवाद आए कार्गो शॉर्ट्स के अंदर, टी शर्ट पहने हुए, नीचे उन्होंने बस स्नीकर पहने हुए, वो इवेंट। अच्छा वो प्रेजेंटेशन देनी थी उनको, प्रेजेंट करने आए थे। मैं अंदर आया, देखा यार सो व्हाट, आई थिंक इट्स माय सब्जेक्ट जिसको सुनने के लिए लोग आए, हु केयर्स व्हाट आई वेयर। इतने कंफर्टेबली उन्होंने दिया ना, एक शख्स में हिम्मत नहीं थी कि उनको उठ के बोलता कि यार ये क्या पहन के है, बिकॉज उन्होंने जो सब्जेक्ट मैटर के ऊपर बात कही ना, उनसे अच्छा कोई कर ही नहीं सकता। देखिए एक चीज यहाँ पर ये भी है, एक डिबेट हल्की सी कर लेते हैं यहाँ पर, ये कि अगर आप किसी की सुपरविजन पे चल रहे हैं, जैसे यहाँ पे तो सुपर वही थे ना, हाँ, तो आपको कोई कह ही नहीं सकता कुछ। लेकिन यहीं अगर नीचे के इसमें आ जाऊँ, जिसमें मैं एक जगह इवेंट था जो मुझे आज भी याद है, मैं एक बड़े अच्छे इवेंट में गया था, तो वहाँ पे सीनियर्स का बड़ा एक सिस्टम था, और मुझे होता है यार इतना टाइम तैयार, मुझे मतलब टाइम, जैसे आपके आज यहाँ पर आने से पहले तो मुझे तकरीबन कोई 30 से 35 मिनट लगे, क्योंकि मैं पहले पूरा फ्रेश होना है, बालों में जेल लगाने। अब ये है क्योंकि आप मेरे लिए एज अ रिस्पेक्ट टाइम लगा के आने में थे, मुझे यार ये क्यों है, तो मैं तो इस जेल लगाने के, फिर तैयार होकर गाड़ी सेट करनी है, फिर ड्रेसिंग करनी, फिर ये कोट निकालता है, कोट पहननी, फिर वो कहता है यार ये लोशन वोशन लगा ले सर, खुश्की ना हो ताकि ब्राइटनेस आ जाए। तो कम अज़ कम मैंने देखा इसमें ऑलमोस्ट 20 से 25 मिनट तो कुछ भी करे जाते हैं। अब आप इतने ड्रेसिंग के साथ जाएंगे, मेरे को 40 मिनट का इवेंट नहीं है, 40 मिनट मुझे तैयार होने के लिए चाहिए, क्योंकि पहले ब्लैक शूज़ हैं तो फिर उस पर पॉलिश करें, ठीक है, या तो खुद करें या फिर किसी से कराएं, अगर पॉलिश नहीं है तो फिर वो निकाल के पॉलिश हो रही है, फिर सॉक्स उसके फिर प्रॉपर। अभी इसमें जैसे आपने भी फंकी टाइप के बाद डाला यार, डालो भी जो भी पड़ा हुआ है, तो उसमें जो भी हमें काला नीला पीला मिला पहना, जीन्स डाली, ज़्यादा अगर कंफर्टेबल तो कभी कभार मैं शर्ट अंदर डाली चलेगा यार, कोट गाड़ी में 7-8 डाल दिए। मेरे पास भी 2 पड़े हुए होते हैं, दो इधर रखें, 2-3 उसमें रखें, 1-2-3 घर में रखें, तो आराम से चल रहा होता सीन, फटाफट डाला चलेगा। अब मल्टीपल इवेंट्स भी जाने हैं दोस्तों में, कहते नहीं वो ड्रेसिंग पहन के आनी थी सर आपने, आप ये तरीका नहीं, आपको तमीज़ नहीं है पहन के, यार इस तरह के अल्फाज बोलते, मैंने बोला यार ये खा जाऊँ मैं। नहीं देखें अब एक तो है ना कि अगर, तो मुझे अब जो मेरा पॉइंट था, मैं डिटेल में चला गया, तो शायद अब जब नीचे लेवल पे तो शायद आपको थोड़ा ख्याल करना पड़ेगा, मतलब जैसे आपने तो एक कोरियर कंपनी में कर ली कि आप बॉटम पे थे,
अपर लेवल को थोड़ा सा आपने सुना दी कि भाई ठीक है, मे बी कि आपके पास स्किल्स होंगे, तो वहाँ नीचे मुझे लगता है चैलेंजिंग सिचुएशन है। नहीं होते हैं, मैं बिल्कुल ये नहीं बोलूँगा कि चैलेंजेस नहीं है, क्योंकि आपको अडेप्ट करना पड़ता है जिस माहौल, ये कहते हैं ना व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू, लेकिन उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी का तो है ना थोड़ा बहुत। यानी कितनी दफ़ा होता है कि जी अच्छा आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उन्होंने बोल दिया कि जी आप चप्पलें नहीं पहन के आ सकते, ओके जी रूल है, रूल फॉलो करते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर हम वहाँ पे जाके बोलेंगे ना कि नहीं जी आपको चप्पलों के अलावा जी इस कलर की ये शर्ट पहननी चाहिए और ऐसे होना चाहिए ऑल द टाइम 50 किस्म का, तो वहाँ पे भी थोड़ा उलझन तो होती है ना। लेकिन बियॉन्ड दैट आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर, दूसरे इवेंट्स के अंदर, अगेन मैं जहाँ पे जाता हूँ काफ़ी इवेंट्स के अंदर, तो मुझसे जी काफ़ी सीनियर लोग, काफ़ी बड़े लोग मौजूद होते हैं। मुझे बेहतर पता है क्या लगता है, मैं जाऊँ कोने में जाके बैठ जाऊँ सुकून से, आई डोंट केयर क्यों, मैंने जी जीन्स पहनी है। आपको तस्वीरों का शौक नहीं है आजकल? सॉरी मेरी बात मजाक में ले गया, वो आजकल होता है कि वो सब मीडिया वॉल पे खड़े हैं। वो खैर आप कंटिन्यू करें, ऐसी मैंने कहा ये मेरे दिल से निकल आई। मुझे लगता है जो इवेंट है ना वो आजकल तस्वीरों पे शिफ्ट हो गया कि यार इस बंदे के साथ तस्वीर चाहिए बस। आप पुरानी बात काट दी मैंने। ये आई एग्री विद इट। देखें इसको हम लोग कहते हैं, आप कहते हैं ना कि मैं साइड पे बैठ जाता हूँ, वो मुझे फर्क नहीं पड़ता। देखिए कभी कभार दिल करता है, ऑब्वियसली बात है यार, मुझे भी कोई आके थोड़ी वो करे, लेकिन आई थिंक ओवर द इयर्स मैंने सीख लिया कि यार फर्क नहीं पड़ता, क्या फर्क पड़ता है। आज मैं कुर्सी पे बैठा हूँ इसलिए शायद इज्जत होगी, कल कोई और कुर्सी पे आके बैठेगा उसकी इज्जत होगी, तो लोगों का दीन ईमान तो वैसे ही नहीं है, ठीक है, फर्क नहीं पड़ने वाला, नहीं पड़ने वाला, तो क्या फर्क पड़ता है। अगर ऐसे ही है तो आई वुड रादर बी कि जी मैं जाके सुकून से बैठूं इवेंट में, मुझे अटेंशन नहीं चाहिए। किसी ने आके अगर खुद सलाम दुआ कर ली, लवली, अच्छा फील होता है, मैं ये बिल्कुल नहीं झूठ बोलूँगा कि नहीं मुझे बिल्कुल अटेंशन अच्छा नहीं लगता, मेरी कोई तारीफ कर दे, नहीं बिल्कुल नहीं, सबको अच्छा लगता है, ठीक है, कि मैंने भाई जी थोड़ी मेहनत की है ज़िंदगी के अंदर, कुछ हमने शायद कुछ कर लिया अच्छा, कोई आके रिकग्नाइज अगर कर ले तो अच्छा लगता है, फाइन। बट आफ्टर अ वाइल आई रियलाइज कि यार अगेन आज मैं हूँ उस तरफ, कल कोई और आ जाएगा, चल रही है, ठीक है। और ये तस्वीरों वाली जो आपने बात कही ना, आई एम नॉट श्योर, मुझे नहीं समझ में बात आती कि एक तो होता है कि मैं जाता हूँ अगर किसी जगह पे मेरी कंपनी का कोई है किसी किस्म की हमने कुछ किया है, कोलैबोरेशन कुछ किया हुआ है, मैं खुशी जाके खड़ा हूँगा, क्यों, सोशल मीडिया पे डालना है, ज़रूरी है। कुछ ऐसे होते हैं कि जिनके सोशल मीडिया पे लगातार, मुझे नहीं समझ, हफ्ते के 10 इवेंट्स, यार टाइम कहाँ से मिलता है, हिम्मत है आपको, सलाम है अगर आप वो कर सकते, नंबर 1। नंबर 2, 15 20 25 तस्वीरें होती हैं, ग्रेट, हो सकता है उनकी आदत हो, ग्रेट, मैं कुछ ले लेता हूँ कभी कभार, लेकिन मुझे फील होता है कि यार अभी ये भी आपको देखना चाहिए किस इवेंट पे आपको जाना है, किस इवेंट पे आपको नहीं जाना। तो अगेन फील होता है यार किसी ने इनवाइट नहीं किया इस वाले इवेंट में, यार देखो तहसीन भी खड़ा हुआ है, ये भी खड़ा हुआ है, ये भी सब लोग खड़े हुए हैं, यार मुझे पता नहीं चला यार, पता ही तो ये इवेंट भी था कोई। होता है, डेफिनेटली होता है, लेकिन फिर मैं कहता हूँ एक सिंपल सी मैंने कहावत सुनी थी कभी, इफ इट डज नॉट मैटर इन 5 years डोंट स्पेंड मोर देन 5 minutes थिंकिंग अबाउट इट। अगर किसी चीज़ का 5 साल के बाद फर्क नहीं पड़ने वाला तो उसके ऊपर 5 मिनट से ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। एक दफ़ा और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि कोई भी ऐसा इवेंट अकर्ड हो रहा है जिसका इम्पैक्ट 5 साल तक नहीं है, सिर्फ इवेंट नहीं, इवेंट हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो, कोई भी ऐसी चीज़ आपके साथ मेरी अभी अनबन हो गई, हमारे झगड़ा हो गया, किसी और चीज़ के ऊपर कोई भी चीज़ हो, कुछ भी एनीथिंग, अगर 5 साल के बाद ना उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला आपके साथ पे, उसके ऊपर 5 मिनट से ऊपर टाइम खर्चना फजूल है। क्या फ़र्क पड़ता है, मैं आज एक इवेंट में नहीं गया, मुझे किसी ने इन्वाइट नहीं किया, 5 साल के बाद कोई फ़र्क पड़ेगा उसका? बशर्ते कि जी वो ऐसा कोई ज़रूरी इवेंट था जिससे मेरी ज़िंदगी बन जानी थी और ऐसा कुछ था, बड़ी सी चीज़ थी, फाइन, बट बियॉन्ड दैट क्या फ़र्क पड़ता है। आज आपको इनवाइट कर लिया, कल मुझे कर लेंगे, ठीक है, हो सकता है मुझे कभी ना करें, ओके, क्या करना है। तो आई थिंक वो एक अगेन घूम फिर के कहाँ पे बात है, अनकम्फर्टेबल विद इट। हर दफ़ा अच्छा नहीं लगता, मैं ये बिल्कुल नहीं करूँगा, देयर इज अ डिफरेंस कि जी आपको बहुत अच्छा लग रहा है और मैं कंफर्टेबल नहीं, इनसे बुरा भी लग रहा होगा, आई फील लेफ्ट आउट, लेकिन अनकंफर्टेबल इन इट, तो क्या हुआ, बिग डील।
या तो हर जगह पे 50 इवेंट्स में जा जाके उसके बाद फिर होता है बंदा कहता है यार काम कब करें, सीधी बात। तो आज इससे पहले एक और रिकॉर्डिंग में करके आ रहा हूँ, ऑफिस में कुछ लोग आए हुए थे, हम लोग किसी को हेल्प आउट कर रहे थे उसके अंदर। अब मैं घड़ी को देखे जाऊँ, अच्छा यार ये काम करना है, ये काम करना है, फिर ये हो जाएगा, फिर तहसीन के पास आने हैं, इतना ट्रैवल टाइम होगा, मेरे जहन में वो बातें चल रही हैं। अगर मैं हफ्ते के अंदर ना 3 इवेंट से ऊपर किसी पर गलती से चले जाऊँ, उसके बाद तो मैं कहता भाई अगले 1-2 हफ्ते या सॉरी यार मैं नहीं आ सकता, मुझे नहीं आना, मुझे शौक ही नहीं है। और ये मैंने कैसे रियलाइज़ किया, मुनीब मायर को आप जानते हैं? भाई फेस नाम रिमेम्बर रखने में थोड़ा सा मुश्किल होती है मुझे। दराज जब लॉन्च हुआ था वो सीईओ थे, बाइकिया जब याद आ गया कि जो सीईओ हैं मुनीब मायर। नहीं अब तो याद आ गया डेफिनेटली। ठीक है, अब मुनीब जो है ना, मेरी कंपनी थी एक्वे हायर हुई थी बाइकिया के अंदर, मैं बाइकिया का मैनेजिंग डायरेक्टर लगा था। एक्वे हायर का मतलब है उनको ज़रूरत थी कि जी आप आ जाएं, अभी टीम आ जाए और इसके एक्सचेंज में स्टॉक ऑप्शंस आपको बाइकिया के अंदर मिल जाएंगे, आप आ जाएं। अक्वायर होता है जी कैश में, आपको पैसे किसी ने दिए, ठीक है। तो हम एक्वे हायर होके वी वेंट टू बाइकिया। अच्छा तब क्या हो जी, हमारे बड़ी 2-3 कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, या कॉन्फ्रेंस हो रहा है ऐसे मुनीब तो चलेंगे, नो करके काम शुरू में कहें ये क्या हुआ। ओके एक और इवेंट हो रहा था, मैं कह यार बाइक रिप्रेजेंटेशन चाहिए हमें, वी नीड टू गो देयर ऑल दैट, यू आर गोइंग, हाँ काफ़ी है बस ठीक है। मैं कहता तो चलो ना यार, यू आर द सीईओ, यू आर द फेस। नहीं यार नहीं। ओके मैंने कहा पता नहीं क्या है अजीब। अच्छा मैं मुनीब को दराज के ज़मानों से जानता भी था, लेकिन पहली दफ़ा काम करने का साथ में मौका मिला। मैं गया मार्केटिंग वाले के पास, मैंने कहा यार कोई सर्दियों का मौसम था, मैं कोई हुडी दे दें, कोई शर्ट वर्ट दे दें यार, बाइकिया की स्वैग पहन के जाएंगे। कहते हैं हमने तो कोई नहीं बनवाई। मैंने कहा क्यों? तो मनान साहब वहाँ पे होते हैं, वो आधे सारा कोड भी जो होगा ना जो बाइकिया का ऐप का, वो उनके हाथों से लिखा हुआ होगा। एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट पर्सन, लेकिन इंतहाई खुले डुले। उनका स्लाइट पंजाबी एक्सेंट कभी कभार आ जाता है, मुझे ना है पंजाबी, तो वो कहते हैं देखा यार बढ़ गया सब कुछ, बैठ के काम करते हैं, चल यार एक्सेल शीट पे काम करने आ जा। मैंने कहा लेकिन स्वैग बैग पहन के इवेंट में जाने, अरे बढ़ गया इवेंट यार, ये देख एक्सेल के ऊपर हमने सोचा पता है क्या, ये करेंगे ऐसे होगा, हमारे ये बिजनेस बढ़ेगा, ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा। एंड दैट इज व्हाट एक्साइटेड देम, दे डिड नॉट केयर। मैं एक टेबल पे जाके बैठा हूँ, छोटी सी टेबल, मैं इधर बैठा हूँ, गैप है, बराबर में मुनीब बैठा हुआ है, कोई ऐसा नहीं था कोई हायरार्की है, ये मेरा कमरा हुआ है, कुछ नहीं। मुझसे पहले मुनीब पहुंचा हुआ होगा डेली, मेरे बाद जा रहा होगा डेली, कोई मसला नहीं, कुछ नहीं है। अब हम बैठे होंगे ना यार, सेठ बराबर में बैठा है, कैसे बात करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने हेडफोन लगाए हुए हैं, जो भी है 10 दफ़ा बोले मुनीब 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 जी, फिर यू टॉक टू मैं और कहते हैं ऐसे दैट इट, हाँ ओके बैक टू वर्क। तो अगर मुनीब मेरे बुलाए हुए किसी इवेंट पे भी अगर आ जाते हैं ना, बहुत बड़ी बात हो जाती है। हम लोग कहते हैं यार मुनीब आ गया, बिकॉज उनका फोकस वही है। तो इस चीज़ से मुझे क्या समझ में आता है यार, दुनिया क्या, पाकिस्तान का सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो आपका जिसने बनाया था शुरू में, जो शख्स का सीईओ था, जो अब पाकिस्तान की वाहिद होम ग्रोन राइड हेलिंग कंपनी बाइकिया का सीईओ है, मालिक है, वो भी तो 50 इवेंट्स में नजर नहीं आता। फोकस है ना, उसको भी तो फर्क नहीं पड़ता, उसका फोकस है भाई ये काम है, ये करना है। फाइन किसी इवेंट में चला जाएगा जहाँ पे कोई उसका सेंस बनता होगा कि जी हाँ मैं मौजूद हूँ, फायदा है, बिजनेस रिलेटेड होगा, कुछ और होगा, रिलेशनशिप बिल्डिंग है, बट वो भी तो 50 इवेंट्स में नहीं होता। यार मैं क्या चीज़ हूँ फिर बात सीधी। एंड देयर आर 50 अदर पीपल लाइक दैट। वो स्टार्टअप्स होते हैं, वो कंपनीज होती हैं जो किसी इंक्यूबेशन सेंटर में नजर नहीं आती आपको उनके बारे में पता तक नहीं होता। जब वो पता चला $multi-million की वो डील उनकी हो गई, फिर आपको अरे ये कौन थे, और फिर कहते हैं अरे हाँ हमारा पाकिस्तानी भाई था ये, तो हाँ इनको सपोर्ट करना चाहिए। और भाई 2 दिन पहले तो नाम नहीं पता था ये कौन है। क्यों? क्योंकि वो जी फोकस घोड़े के नहीं लगे हुए थे उधर, वो लगा के वो बैठा है, मैंने ये काम करना है, दिस इज व्हाट आई नीड टू गेट डन, खत्म। दिस इज कॉल्ड सिग्नल टू नॉइज रेशो। सिग्नल टू नॉइज रेशो क्या है, कितना आपका जी शोर शराबा सुनेंगे और कितनी उसमें सिग्नल यानी तमीज वाले काम होगा आपका। स्टीव जॉब्स एप्पल जिसने बनाया, वो मशहूर था कि जी उसका सिग्नल टू नॉइज रेशो बहुत हाई था। वो ज़्यादातर कहता था मैं नॉइज को ड्राउन आउट करके सिग्नल काम करना। और ये किसने बताया? शार्क टैंक आपने अगर बाहर की देखी हुई, उसमें क्या मिस्टर वंडरफुल
मैं बहुत देखता हूँ शुरू, ये तो शार्क टैंक अभी आया है, तो 2020-18 में जो गोरो की होती थी उसको देखता हूँ। उसमें एक है मिस्टर वंडरफुल अपने आप को बोलता है, स्टीव ओलेरी। कौन सा वाले में तो ऑस्ट्रेलिया का भी देखता हूँ, यूएस का भी देखता हूँ। ये यूएस वाले के अंदर ऑस्ट्रेलिया के बहुत अच्छा होता है। बॉल्डिंग गाय, ही इज वन ऑफ द 2 बिलियनियर्स जो वहां पे होता है, ठीक है। एक मार्क क्यूबन होता है, तो तगड़ा बंदा है वो। स्टीव जॉब्स के लिए एक जमाने में काम करता था। किसी पॉडकास्ट पे वो आया, उसने बताया कि जी स्टीव जॉब्स वाज अ ब्लीप होल, गालियां देता है बाकायदा, कहता है बिकॉज उसको पता था सिग्नल टू नॉइज रेशियो मेरा खत्म है। आज के दिन पे वो क्या 4 या 5 या 3 या 2 या 1 ही चीज है जो मुझे आज करनी है, एंड नथिंग स्टॉप्ड स्टीव जॉब्स फ्रॉम गेटिंग इट डन। खत्म। कहते हैं उसके बाद उससे ज्यादा सिग्नल टू नॉइज रेशियो जिसका मैंने देखा, वो एक और बंदा है इलॉन मस्क। उसका सिग्नल टू नॉइज रेशियो है, कहते हैं 0। दैट मीन्स देयर इज नो नॉइज, ओनली सिग्नल, ऑलवेज कैलकुलेटेड, ऑलवेज फोकस्ड, ऑलवेज वो उस काम के ऊपर लगा हुआ है जो उसके अचीव उसने करना है। तो अगर हम लोग भी चेंज कर लें अपने थोड़े माइंडसेट और वो देख लें, तो शायद हमें तस्वीरों के ऊपर कम टाइम लगाना पड़ेगा और हम काम के ऊपर ज़्यादा देंगे। इंशाल्लाह जब अल्लाह नवाजेगा, कोई न्यूज़ आएगी तो हमारी भी तस्वीरें आ जाएंगी होपफुली। और वो तो फिर सब आके खुद ही ले रहे होंगे तस्वीरें। बिल्कुल, वो रिवर्स हो जाता है पूरा, मैंने देखा उसको। तो आई थिंक वी जस्ट नीड टू बैलेंस इट अ बिट, कि जी कुछ ज़रूरी हो जाता है कि जी आप जाएं, लोगों से मुलाकात करें, नेटवर्क बनता है तो आपको बाद में काम में आता है, वो दैट्स पार्ट ऑफ वर्क। मैं भी आना चाह रहा था इसी बात पे अपने इसमें, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा बात का कॉन्फ्लिक्ट है या इसको कोई बंदा गलत ना समझने। एक नेटवर्क के भी एक अपना बेनिफिट है ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको, जैसे आज यहाँ बैठे तो कहीं ना कहीं हमारी अवेयरनेस ही नेटवर्क था, लोग जानते थे, तो उसकी वजह से भी सेटिंग है। अगर आपको कोई, मुझे या कोई नया अननोन पर्सन रीच आउट करेगा तो मैं भी 2 मिनट, और ये एक साइकोलॉजिकल भी हमारे पाकिस्तान में मैंने देखा है कि ये एक अलग पॉइंट है। नेटवर्क पे पहले आते हैं। एक और पॉइंट में सिर्फ बता देता हूँ कि अगर उसको वो नहीं जानता होगा ना तो इग्नोर बड़ा करते हैं। अच्छा वो बड़ा कुछ भी हो, वो दुनिया का वो कीमती तरीन आदमी, लेकिन अगर आप उसको नहीं जानते, वो आपको नहीं जानता, आप इग्नोर मारेंगे। लेकिन हमारा तो इसमें नेटवर्क, पहले हम उस वाले पॉइंट पे आते हैं, तो नेटवर्क भी तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक्सेलरेशन चाहिए। तो वो फिर अगर वो फोकस होकर काम करेगा, या तो पहले काम करके कुछ डन करके फिर नेटवर्क पे जाए, ताकि फोकस नेटवर्क कर सके। इसको हम ऐसे अलाइन कर लें। देखिए वो उस नेटवर्किंग का मकसद अगर है ना, कोई एंड गोल कोई है, एक तो है रिलेशनशिप बिल्डिंग। जी मैं तहसीन से मिलूंगा, क्योंकि जी तहसीन को मैं अगर अच्छा लगूंगा ना, अच्छा इंसान लगूंगा, तो शायद मैं काम की बात करूंगा तो सुन भी लेगा। बजाय इसके कि मैं पहली दफा आके बोलूँ यार ये मेरी चीज है, मुझे आपको बेचनी है, आप बोलेंगे यार ये सेल्समैन पीछे पड़ गया, हाथ धो के, इससे तो जान छुड़ा कटाओ। ठीक है, तो रिलेशनशिप बिल्डिंग जरूरी होती है, डेफिनेटली है, लेकिन उसको कोई मकसद तो है। एक होता है कि मकसद ही सिर्फ है कि नेटवर्क करना है, क्यों वो नहीं पता, वो क्यों गोल डिफाइन नहीं है। एग्जैक्टली आज अगर हमने डिफाइन किया, इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि नेटवर्क करना है, लेकिन गोल डिफाइन करके करना है। हाँ, कोई तो मकसद हो ना यार। इसको नेटवर्क, इस नेटवर्क को लगा, इससे पहले गोल तो आखिरी में लगाए, वर्ड को आज चीज को चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए चैलेंज क्या होता है, काफी लोगों का जो नेट वर्थ है ना, कोई बुरा नहीं मान जाए, लेकिन नेट वर्थ होता है निल बटा निल। तो वो अपना नेट वर्थ बढ़ाते कैसे हैं कि मैं तहसीन को जानता हूँ, तो उसको आई एम क्या कहते हैं, फेमस वाया अ रिलेशनशिप, बिकॉज तहसीन को मैं जानता हूँ और तहसीन के साथ मेरी तस्वीर आ गई है, तो मेरी भी वैल्यू बढ़ जाएगी क्योंकि मैं तहसीन के साथ खड़ा हूँ। मे बी उनका गोल ये है। जो ये वाला जो होता है ना, इससे मुझे मसला होता है, बिकॉज देन ये काफ़ी दफ़ा होता है, लोग आते हैं वो आपको लिंक्डइन पे ऐड कर देंगे, आप उनको मैसेज करें, हे नाइस टू बी कनेक्टेड, वुड लव टू लर्न मोर अबाउट यू, नो रिस्पॉन्स। क्यों भाई, क्यों ऐड किया भाई, क्यों? क्योंकि जी मैंने ऐसे 50 लोगों को ऐड कर दिया, उसके बाद मैं किसी बंदे के पास जाऊंगा, उसको ऐड करूंगा, वो देखेगा कि म्यूचुअल्स में कौन है, अरे म्यूचुअल में फैजान है, तहसीन है, ये है, ये तो तमीज़ के लोग हैं, हाँ यार फिर तमीज़ का बंदा होगा, ऐड कर लेता हूँ, वो उसको ऐसे इस्तेमाल करते हैं। एंड दैट इज़ वियर्ड फॉर मी। आई डोंट, या तो आई एम टू डम, मुझे नहीं पता, मुझे सब कुछ नहीं पता, बट अगर आपकी वैल्यू बढ़ाने के लिए ही आप सिर्फ जाके तस्वीरें खिंचवाए कर रहे हैं, तो आई डोंट नो, मे बी आई एम स्टूपिड, मे बी हो सकता है उसमें कोई वजह हो, मुझे नहीं समझ में आई आज तक। अभी मेरा रिसेंटली भी डिस्कशन चला था, जो मैं बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहा, पता नहीं आप जैसे ऑब्जर्व करते हैं ना, तो ऐसे तस्वीर कर लीजिए कि हुमायूं सईद के साथ भी खिंचा दी। एक इवेंट था, उसमें लोग जा के तस्वीरें, और वो उसके पीछे लग रहे होते हैं। वो एक था, मैं कोई फैशन शो के टाइप के इवेंट में चला गया और लोग पीछे लगे, और वो वहाँ से 4 उसको गार्ड खींच रहे तस्वीरें, और वो सर एक तस्वीर लेनी है। मैं ठीक है यार, सेलिब्रिटी है शायद, मैं चलो ले ली भाई, मान लिया, क्या मिला?
और आज तो आपकी बात से एक बात है कि 5 साल तक उस तस्वीर का इम्पैक्ट रहेगा, या मतलब याद बिजनेस जनरेट हुआ। तो मैं थोड़ा सा बस मतलब मेरा अपना मसला, मैं सोचता हूँ मतलब क्या मिला। नहीं, आपकी बात देखें ठीक है, ये चीज़ आई गेस एंटरटेनमेंट में डाल देते हम लोग, यानी ये ऐसे बिजनेस है वो फिर काम ही नहीं, वो दिल को तस्कीन मिली। मैंने जी एक फेमस बंदे के साथ जाकर तस्वीर खिंचवाई, दिल को तस्कीन मिली। और शाहरुख के साथ खिंचवा रहे। मैंने बोले अच्छा मैं तो जानता भी नहीं उनको। मैंने बोले अच्छा मैं ड्रामे भी नहीं देखता, तो मुझे बहुत सारे एक्टर नहीं पता, वो काफी सारे ड्रामे देखता, तो बहुत सारे भंड मारे रिसेंटली इसी के ऊपर। वैसे अभी आपने भी मारा है, तो कोई आप मिल गया होगा एक्टर, आपको पता नहीं होगा, यही होगा। और मेरे साथ भी मसला है। और मैंने गलती से बोल दिया, मुझे पता है मैंने आपको एक तक ड्रामा आज तक नहीं देखा, मुझे पता तक नहीं है। तो सामने से उन्होंने बोला, तो मैंने आपसे पूछा कि आपने देखा है कि नहीं देखा। मैं कहा नहीं, मैं तो वैसे ही बता रहा हूँ। क्यों बता रहे? क्योंकि आपने जिक्र किया कि आप शूट वगैरह पे बिजी थे, तो मुझे अगर आप बोले ना फलाने ड्रामा, तो मुझे अंदाज़ा नहीं होगा, माजरत। कहते हैं मैंने अगर आपको आके बोल दिया कि जी मैंने आज दिन तक आपका एक स्टार्टअप के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, कैसा लगेगा? कहा जी लगेगा तो थोड़ा सा अजीब, लेकिन मेरा मकसद बिल्कुल ये नहीं था, तो मकसद डिफरेंट था। कहते हैं हाँ, लेकिन आज आप तीसरे बंदे हैं जिससे मुझे ये बोला है, अब दिल पे लग रही है। तो मैं कहा ओ ये गड़बड़ हो गई। लेकिन मैं भी नहीं देखता ड्रामे श्रामे। अब नेटफ्लिक्स का भी देख लिया तो वो देख लिया, वो जब तक कोई रिकमेंड नहीं करता ना, मेरा तो ये आदत है शॉर्टकट निकाला है। आपने कोई फिल्म रिकमेंड कर दी, आपने कोई ड्रामा तो या कोई क्लिप बता दिया, या पॉडकास्ट भी मैं देखता है सामने से रिकमेंडेशन है लो, टाइम सेविंग। अपना रूल तो सिंपल है, रिसर्च का टाइम नहीं है, 40 के आदमी तो है, अब इतना टाइम नहीं है, थोड़ा रिकमेंडेशन दे दें आप। तो मैं नहीं देखता। तो कोई एक्टर थी, कोई आमिर करके, हानिया आमिर, और ये वाले बहुत सारे लोग थे ना उस पर, तो मैंने वाकई में नहीं जानता था यार। अब वो हमारे साथ बैठी हुई थी, बोलते यार तू तस्वीर ले ले। मैंने कहा क्या करूँगा, क्या इसके साथ तस्वीर लेके फिर ली तस्वीर की नहीं ली यार। अब मुझे अफसोस होता है। तो देखें ये चीज़ अफसोस नहीं होता मुझे। तो मेरी भी दोस्तों के साथ परसों एक डिबेट चल रही थी। मैं कहा तो क्यों, मैं ऐसे ही तफरीह में बात करते करते मैंने कहा क्यों ना तुम ऐसे बन जाओ कि लोग तुम्हारे साथ तस्वीरें स्टेट कर, क्योंकि ऐसे अगर आप कितने लोग, जब मैं अभी सियासतदान इवेंट में, बहुत बड़े सियासत के इवेंट में, मैं किसी सियासतदान को नहीं जानता था, तो उन्होंने इसको नहीं जानता, इसको नहीं जानता, उसको। मैंने कहा नहीं मैं तो नहीं जानता इसको। तो कहते तू रहता कहाँ है? तो मैंने कहा मेरा अपना काम है यार, मैं बना रहा हूँ, मेरा फोकस एरिया है। मुझे एग्जैक्टली ये वाली चीज़ फील मुझे भी होती है कि काफ़ी दफ़ा, अब ये तो गड़बड़ हो जाएगी, पॉलिटिकल हो जाएगा थोड़ा। मुझे रिसेंटली पता चला कि एक कराची के मेयर रह चुके हैं वो जी, मेरे स्कूल में मेरे जूनियर होते थे और हम स्कूल में उनके साथ खेला करते थे, मुझे नहीं पता। और हमारा अभी तक स्कूल के ग्रुप पूरा बना हुआ है, व्हाट्सएप पे अलहदा भी, उससे बात हो रही थी। और उससे पहले तो मुझे 2 बड़ी अच्छी सी गालियाँ निकालनी पहले। वो भाई उसके साथ खेलते थे हम स्कूल में। मैंने कहा भाई मुझे नहीं याद। कैसे नहीं याद है, वो मेयर है। मैं कहा मेयर कहाँ, कराची का रह चुका है। मुझे नहीं पता मेयर कौन है यहाँ का, मुझे वो भी नहीं पता। कहते भाई ऐसे ही तो होता है, तुम उसको जानते हो, उसको मेरे घर पे अगर रहता है, वो कोई काम हो तो उसको बंदा बोल सकते है, ऐसे ऐसे वगैरह हो सकता है। मैं को शिट, तो ये गड़बड़ थी। अब उसी दोस्त ने मेरे साथ तस्वीर लगाई, ग्रुप में भेजी, तो नीचे लोगों ने आगे लिखना, अबे ये जिंदा है अभी तक। नहीं अभी इन लोगों ने भी कोई हमारे साथ हिबा दी हुई थी, इन लोगों ने कुछ एक्टर के प्रोफाइल निकाले, सर ये बड़ी एक्टर्स हैं, इनको रीच आउट। तो मैंने अच्छा ये बड़ी एक्टर्स हैं, इनको रीच आउट करके दे, क्योंकि ना वो अभी जो एंटरटेनमेंट वाली पे आ जाते हैं, तो लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए। मेरा आपको पता है फोकस एजुकेशन बेस है, बिल्कुल फोकस। अभी भी आपसे कोई इधर उधर की आपने की बिल्कुल फोकस बातें की, दुनिया में क्या हो रहा है, क्या हम अपने आप को कैसे इंप्रूव करते हैं, तो मेरा स्किल बेस होता है कि उनका स्किल्ड है। लेकिन मैंने कहा नहीं यार, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके एंटरटेनमेंट ले आते हैं भाई, कि लोगों को चाहिए ना, अभी चाहिए तो चाहिए भी, क्या करें, क्योंकि व्यूज भी तो चाहिए, वरना फिर वो लगेगा यार कोई तुम्हारे तो पॉडकास्ट ही कोई नहीं देखता। तो हमने ट्राई किया, तो मुझे उन सारे एक्टर्स की लिस्ट का उन्होंने बताया, तो कहने यार ये इतने पैसे मांग रही है इतने। मैंने कहा इतने पैसे इनको देने पड़ेगे वैसे एक्टर्स के भी। मैंने कहा चलने देखते हैं यार। तो एक सिनेरियो तो मेरा पॉइंट था, हम एक हम ड्राइव करके वहाँ से आए थे कि एक तो मैं हो गया कि हम क्यों ना ऐसा कर लें कि इतनी फोकस एरिया पे काम करें कि आपका लोग आपको पहचान जाए। क्योंकि अगर इतने सारे लोगों को मैंने कहा जाएगा, तो फिर मैं सोचता एक सिम लगा दो यार, जिसके ऊपर मैं सबको देखूं। कल भी मुझे ये हो रहा था कि भाई कैसे याद रखेंगे यार। मैंने कहा उसके सर पे एक सिम लगी होनी चाहिए, मैं जाऊं और उसके रीड करूं कि भाई इसका नाम फजान लगारी है, ये स्टार्टअप पे काम करता है। तो इतना डेटाबेस आप मेंटेन ही नहीं कर सकते, तो फोकस एरिया पे काम करें। और जो हमारा था नेटवर्क का, उसको गोल डिफाइन करके करें।
हाँ, कुछ तो गोल हो ना, कुछ पता हो, क्योंकि अगेन जैसे मैंने कहा ना कि अगर आपके नेटवर्क जो नेटवर्थ है ना, नेटवर्थ है ही नहीं एंड आप यही तस्वीरें लगा के अपने नेटवर्क बढ़ाना चाह रहे हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे सब लोगों को अंदाजा होने लग जाता है भाई कोई खोखलापन है यहाँ पे। हम इसको फ्लफ बोलते हैं, इतना बड़ा सा बना हुआ है, फ्लफी है, कॉटन कैंडी, बुड्ढी के बाल नहीं होते, इतना बड़ा सा है, स्क्विश करेंगे तो अंदर कुछ मवाद है ही नहीं, वो आपके हाथ में फिट आ जाएगा, वो फ्लफ ही होता है। वो हम कहते हैं यार दैट इज नॉट वर्थ एनीथिंग ना, कभी ना कभी तो बलून फटेगा, तो फायदा क्या। हो सकता है अगेन इसमें मैं गलत हो सकता हूँ। एक चीज मैंने सीख ली है कि जी मैं गलत काफी दफा होता हूँ। अच्छा, इसमें गलत में ना मेरा एक सवाल और था, अभी तो आउट ऑफ द बॉक्स स्टार्टअप हमारे पास बहुत है, मुझे वो मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। मैंने बड़े अरसे से रखा था, जो हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि वो कोई एजेंसी भी खोलता है ना तो वो अपने आप को स्टार्टअप कर रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आ रही बात कि मैं उसको बात कैसे, वो सर मेरा स्टार्टअप है, अब मैं जो हूँ सर फेसबुक मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहा हूँ। तो मैंने कहा तुम ये फेसबुक की मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहे हो तो ये स्टार्टअप कैसे हुआ, एक ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैं देता हूँ, जो फ्रीलांसर है, अपवर्क वाले हैं, ये हैं, वो कंपनी के मालिक कैसे हो गए। वो कहते हैं हमारी अपनी कंपनी है और हम फाइबर से काम पकड़ते हैं। तो मुझे ना ये वाले कॉन्सेप्ट पे डाइव इन करें थोड़ा सा, हम इस पे चलें। ये वाले वर्ड्स लोग गलत इस्तेमाल करते हैं, मुझे लगता है यू आर द राइट पर्सन जो इनको एजुकेट करें। सर वो मेरा नया अच्छा बूट स्ट्रैप है, तो भाई ये बूट स्ट्रैप का अल्फाज तो अच्छा लग रहा है सुनने में, कोई ऐसा लग रहा है तुमने कुछ बूट पे जाके कोई स्ट्रैप मारा है। अच्छा बूट स्ट्रैप पे क्या कर रहे हो? वो सर वो N8N है ना, N8N पे हमने कोई एजेंट पर, मैंने N8N तो ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर है, ये तो बूट स्ट्रैप तुम्हारा कहाँ से आया ये। अब मेरा पॉइंट समझ रही, 3-4 पॉइंट मैंने आपको दिया, मैंने कहा यार ये मेरे समझ नहीं आती लॉजिक है। तो एग्जैक्टली द पर्सन जो भी, अब मेरे ख्याल है मैं उनको गलत नहीं कहता क्योंकि बेचारे वो नए हैं, 18 साल 20 साल के 16 साल के, अभी उन्होंने दुनिया हमारी तो उनसे डबल मल्टीप्लाई बाय 3 कर लें 16 के, तो हम कहते हैं 18 की 2 दफ़ा, अब 3 दफ़ा। मैं अपने दोस्तों का अक्सर बता रहा हूँ, मैंने कहा तो 18 का भी 2 दफ़ा हो गया भाई, ठीक है ना, अब कितना तो दफा होगा कुछ। अभी हमारे फिर हम 15 कर लिया, हमने कहा, मैंने कहा 15-16 का भी अब तुम 3 दफ़ा हो रहे हो, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसा ही है ना, 15-16 की भी हम 3 दफ़ा हो जाएंगे अब। तो मैं कहा यार ठीक है, हम 3 दफ़ा उस चीज़ को क्या उनका, तो एग्जैक्टली उनको बताएं कि फ्रीलांसर्स वाले कंपनी, मुझे नहीं पता क्योंकि ये मेरा एरिया नहीं है, आई एम नॉट द एक्सपर्ट द एग्जैक्टली क्वेश्चन, पर मैं बताता हूँ कि लोग मेरे पास जो आते हैं वो इस तरह से क्यों करते हैं, ये गड़बड़ घोटाला क्या है। देखिए गड़बड़ घोटाला कुछ नहीं है, असल में कूल हो गया है स्टार्टअप बनाना और एंटरप्रेन्योर बनना। ये वर्ड तो मैंने यूज ही नहीं किया, एंटरप्रेन्योर वाला, ये तो मैं भूल गया। ठीक है ना, मैं एंटरप्रेन्योर हूँ। और तो मैंने जब 2002 में वेब डिज़ाइन, ग्राफिक्स, ब्रांडिंग की कंपनी मेरी थी, एजेंसी थी, 2-4 लोगों के ऊपर ही हमने बनाई हुई थी। क्लाइंटल अच्छे मिल गए, वॉल्स पाकिस्तान मिल गया, पता नहीं कौन कौन मिल गया, सब ढेर सारे क्लाइंट्स मिल गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो हम लोग कर रहे थे और उसके कोई 7-8 साल के बाद मेरे ख्याल से मुझे भूत चढ़ा कि नहीं प्रोडक्ट बनाऊंगा, अपनी कोई कंपनी होगी, प्रोडक्ट ड्रिवन हो, ताकि सर्विसेज दे कि नहीं एक प्रोडक्ट भी बना ले, वही रिपीटली बेचेंगे। ग्रेट हो गया जी। जब वो मैं कर रहा था तब मुझे पता था कि ओ फैजान तुम बिजनेसमैन थोड़ी हो, तुम तो एंटरप्रेन्योर हो। हाँ। ये स्टार्टअप है। सही है। कोई ये तो बड़ी कूल चीज़ है। ठीक है, स्टार्टअप, ठीक है, क्यों? क्योंकि स्टार्टअप्स कौन थे जी? वो जिन्होंने अमेरिका के अंदर गराज में अपने बैठ के चीज़ें बनाई और अब मल्टी मिलियनियर हो गए वगैरह वगैरह वगैरह। ओके ग्रेट। देखिए नॉट एवरीथिंग इज अ स्टार्टअप। अब वो कैसे डिफाइन करें? हमने कहा भाई 2-3 चेक्स हैं बेसिक किस्म के। एक, क्या कोई वीसी वेंचर कैपिटल फर्म्स जो होती हैं, क्या वो आपको आके फंडिंग देगा या नहीं देगा? सो एग्जाम्पल, अगर मैं आलू के फ्राइज का स्टॉल लगा लेता हूँ, ओके, क्या मुझे वीसी फर्म आगे पैसे देगी? नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? क्योंकि जी वीसी फर्म आती है, कहती है कि जी मैं आपको पैसे दूंगा और मुझे उसका आई डोंट नो 10x 40x मल्टीपल में रिटर्न चाहिए मुझे। ठीक है, इतनी आपकी ग्रोथ होनी चाहिए, इतनी बड़ी कंपनी बननी चाहिए। क्या वो आलू का स्टॉल कितने ही ब्रांचेस खोले इतना बड़ा हो पाएगा? नहीं, चैलेंजिंग है। ठीक है, इसीलिए आपको ज़्यादातर जो स्टार्टअप नज़र आते हैं टेक्नोलॉजी के नज़र आते हैं। क्यों? स्केलेबिलिटी है उसमें। स्केलेबिलिटी है, पूरी दुनिया में अभी स्केल हो सकता है, बेहतर तरीके से हो सकता है। इतने ज़्यादा एफर्ट वर्सेस जो आउटपुट है उसकी थोड़ा सा स्केल उसकी डिफरेंट होता है, तो वो आसानी होती है। एक दूसरा होता है कि जी स्टार्टअप के अंदर ना हम लोग कहते हैं कि यार अगर मैं एजेंसी कर रहा हूँ तो सर्विस बेस्ड कंपनी है, जैसे हम पहले बोलते थे सॉफ्टवेयर हाउस है। हाँ, ये ठीक है ना, सॉफ्टवेयर हाउस होता था। तो अब सर्विस बेस्ड कंपनी की भी स्केलेबिलिटी इज अ चैलेंज, राइट? तो
फिर उसके अंदर प्राइवेट एक्विटी किस्म का एक होती है इन्वेस्टमेंट फर्म, प्राइवेट एक्विटी फंडिंग करते हैं। उनका मकसद क्या होता है, इसको ग्रो करेंगे, मर्ज कर देंगे, बेच देंगे, कुछ बढ़ा चढ़ा कुछ कर देंगे, उसका मकसद अलग होता है। तो अगर जी आप पे वीसी इन्वेस्ट नहीं कर रहा, आपकी अगर इतनी ज़्यादा स्केलेबिलिटी नहीं है अगर आपकी, तो आप स्टार्टअप नहीं है, नंबर वन। ठीक है। दूसरा, टेक्नोलॉजी का एस्पेक्ट आना कुछ लोग कहते हैं, मतलब काफ़ी लोग कहते हैं कि ज़रूरी है उसके अंदर। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं खाने की डिलीवरी कर रहा हूँ, नॉर्मल तरीके से कर सकता हूँ, फ़ोन पे ऑर्डर लिया कर दिया, वर्सेस फूड पैंडा बना लिया मैंने। अब ये ऐप है, टेक्नोलॉजी का एस्पेक्ट है। सो होता है क्या, इफ़ यू हैव चेंज्ड समथिंग सब्सटेंशियली, किसी प्रोसेस को आपने ऑटोमेट कर दी है, आपने उसका टेक्नोलॉजी का एस्पेक्ट लेके आ गए। जैसे मैंने पहली कंपनी जो ज़्यादा जिससे मैंने सीखा था स्टार्टअप्स के बारे में वॉज फॉरेन। 2014 में हमने ऑन डिमांड डिलीवरी, बाइक एग्जिस्ट नहीं करता था तब, तो फॉरेन करता था ऑन डिमांड डिलीवरी। ठीक है। ऑन डिमांड डिलीवरी क्या होती है, यही बाइक मैंने कहा अभी उठाओ अभी डिलीवर कर दो। उसके अंदर हमने एक वेब का पोर्टल बनाया, ऐप्स वगैरह ज़्यादा नहीं थी उस ज़माने में, 3G वगैरह था। तो वेबसाइट पे आप जाएं, यहाँ से पिकअप करना है, यहाँ पे ड्रॉप ऑफ करना है, इस टाइम स्लॉट के दरमियान 12 से 3, 3 से 6 वगैरह, हमने ऐसे उस ज़माने में ये किया हुआ था। तो टेक्नोलॉजी ड्रिवन वो हो गया, जैसे स्केलेबिलिटी ज़्यादा होगी, उसी प्रोसेस के थ्रू ऑटोमेशन होगी हमारी, सब कुछ होगी। ओके, नाउ नॉर्मल डिलीवरी की जगह नाउ इट्स अ स्टार्टअप, डन हो गया। उसके बाद रियल टाइम ट्रैकिंग ऐड कर दी वगैरह वगैरह वगैरह। और 3 महीने के बाद फूड पैंडा हमारा क्लाइंट था, चौथे महीने में हमने कोई $2.5 लाख की फंडिंग रेज की थी एंड वी एक्सपैंडेड। ठीक है। तो वो एक्सपेंशन हुई इस वजह से थी क्योंकि जी टेक्नोलॉजी का एस्पेक्ट था, एंड मेड एवरीथिंग सिंपलर, फास्टर, बेटर। अगर वो नहीं है तो आप स्टार्टअप नहीं हो, बात सीधी सीधी है। अगर लोगों को ये बुरा लगता है ना कि यार मैं स्टार्टअप नहीं हूँ, अना का मसला बना रहे हैं, नहीं, दैट डजंट मैटर। हो सकता है आप स्टार्टअप नहीं हो लेकिन आप पैसे ज़्यादा बना रहे हो, इट कैन बी द केस। काफ़ी बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं अभी जो प्रॉफिटेबल नहीं है, कैश बर्न अभी तक उनका हो रहा है, दे आर नॉट प्रॉफिटेबल। हो सकता है आप उनसे बेहतर हो। सो व्हाट, फ़र्क क्या होता है कि जी वो स्टार्टअप है, कूल है, सब लोग जानते हैं उसको, सब लोगों को पता है कि वो कौन है। फूड पैंडा जबरदस्त, बाइक किया, ओ दराज। तो आई थिंक उस वजह से लोग एसोसिएट होना चाहते हैं उस डायरेक्शन से। एक आखिरी पॉइंट इसमें मैं ज़रूर ऐड कर दूं कि अब थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूर आ रही है। जैसे आपने फ्रीलांसर्स का बताया कि मैं फ्रीलांसर हूँ, मेरी कंपनी है, ओके, तो आप बेसिकली आप एजेंसी हो गए ना, वो तो एजेंसी है ना, एजेंसी हो गई है क्योंकि आपने फ्रीलांसिंग से पहले काम शुरू किया। तब वो भी जब उसने 2 बंदे रखे हैं, बल्कि तो वो खुद ही फाइबर पे काम कर रहा है, तो वो तो मेरी कंपनी है। अब वो चले अपनी कंपनी उसकी डन है, कंपनी बन सकती है, सोल प्रोप्राइटरशिप अपनी उसने बना लिया। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 2 लोग जरूरी होते हैं, ठीक है ना, बना ली कंपनी, डजंट मैटर। उसकी कोई और वजूहत होंगी, जी मुझे अकाउंट नहीं ओपन करने मिल रहा था किसी प्लेटफॉर्म पे, मुझे यूएस की कंपनी ज़रूरी थी, स्ट्राइप पेमेंट इंटीग्रेशन वगैरह जो है वो यूएस कंपनी नहीं होगी तो नहीं मिलेगा आपको, हो सकते उस वजह से खोल लियोगे। कंपनी तो हो गई, स्टार्टअप तो फिर भी नहीं हो ना, स्टार्टअप तो नहीं हुआ, ठीक है ना। तो अगेन फ्रीलांसर हो सकते हैं, वो ग्रो करके 2-4 बंदे रखे, उसको कंपनी बनाए, सर्विस बेस्ड एजेंसी उसकी होगी, फिर 100 बिस्मिल्लाह, यू नॉट अ स्टार्टअप स्टिल। एक मैंने सिर्फ इसका देखा था, डिज़ाइन पिकल के नाम से एक कंपनी बाहर की, डिज़ाइन पिकल, पिकल वो अचार पिकल वाला, ठीक है ना, खीरे वाला। डिज़ाइन पिकल जो था वो एजेंसी थी पहले, और उसने फिर अब क्या कर दिया था कि उसका प्लेटफॉर्म बन गया, जिसमें पूरी दुनिया में फ्रीलांसर नहीं है, उसके अपने सिलेक्टेड लोग, डिज़ाइनर्स और एडिटर्स वगैरह बैठे हुए, लेकिन आप एज ए कस्टमर जाके $350 पर मंथ आप भरेंगे, उसका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गया, और उस प्लेटफॉर्म के जरिए मैं आगे एक टास्क दूंगा, जो रैंडम अवेलेबल बंदा होगा वो टास्क उठाते हैं, उसके बाद काम करते हैं। जब तक वो टास्क चल रहे हैं आप कोई और टास्क असाइन नहीं कर सकते, पैकेज पे डिपेंड करता है, बट और नहीं कर सकते। उसी प्लेटफॉर्म के जरिए, वो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के जरिए आपसे बातचीत हो रही है, उसकी अपडेट्स आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं, येस नो ब्ला ब्ला, टास्क क्लोज हुआ, नाउ यू कैन गिव देम अनदर टास्क। $500-600 वाले भी आएंगे तो आपको बोलेगा 2 टास्क एट अ टाइम आप चला सकते हो। उससे आगे में आएंगे तो वीडियो एडिटिंग भी करके हम आपको देंगे। नाउ उसने अपने सर्विस में बिजनेस को एक प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब वो स्टार्टअप बोल सकते हैं चले अपने आप को, क्योंकि नाउ एवरीथिंग इज नॉट डन इन द यूजुअल वे, दे हैव मेड अ बेसिक ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म, एक SaaS प्लेटफॉर्म बना दिया उसने, उसके जरिए वो आसानी कर रहे हैं, स्केलेबिलिटी है। एक ऑफिस में नहीं बैठा वो, पूरे दुनिया में लोग उसके बैठे हैं। तो दैट इज व्हाट डिफाइंस अ स्टार्टअप।
तो ये जो आपने मन बताई ना, तो बेसिक थी कि लोगों को आइडिया हो कि जब तक वो स्केलेबिलिटी पे नहीं जा सकता भी तो हम इसको स्टार्टअप नहीं कह सकते। तो बूट कैम्प भी यही होगा। बूट कैम्प एक नया वर्ड है ना, मैं आपसे लर्न करना, मेरा आज हमारा बूट कैम्प है, ये क्या चीज़? नहीं, अच्छा, बूट कैम्प का स्टार्टअप वगैरह किसी से ताल्लुक नहीं है वैसे। बूट कैम्प तो वो कहते हैं, बूट कैम्प असल में एक आर्मी की टर्मिनोलॉजी है। बूट कैंप्स रन किए जाते थे, फुल ट्रेनिंग, इंटेंस किस्म का वो ट्रेनिंग या कुछ होता है, उसको बूट कैम्प बोला जाता है। तो वो स्टार्टअप से रिलेटेड नहीं है, वो होगा अब जी मैं टेक्नोलॉजी के ऊपर बूट कैंप कर रहे हैं, वो कहेंगे जी दो दिन, एक दिन, 5 दिन, जो भी उसका एक इंटेंसिव हमारा बूट कैंप होगा, जिसमें इंटेंस एक गोल ड्रिवन हम एक्सरसाइज करेंगे, जैसे आप ये XYZ चीज़ सीखेंगे वगैरह वगैरह, उसको बूट कैंप बोलते हैं। बूट स्ट्रैप आपने उस वक्त जरूर एक बात जरूर कही थी, बूट स्ट्रैप, ये वर्ड्स तो ये तो वर्ड्स अब आना शुरू हुए मुझे, दैट्स व्हाई मैंने कहा आपसे पूछूंगा, आप बताइए तो ये आपका काम है, बताइए फिर कौन कौन से वर्ड्स है जिसका मिस यूज कर सकते हैं। हम एग्जैक्टली डोंट नो। बूटस्ट्रैप जो था ना, बूटस्ट्रैप का मतलब ये नहीं होता, बूटस्ट्रैप का ताल्लुक है असल में फंडिंग से, कि मैंने जी अपनी कंपनी बूटस्ट्रैप की है। उसका मतलब क्या है कि जी मैंने अपनी जाती पैसे लगाए हैं उसके अंदर, आई हैव बूटस्ट्रैप्ड द कंपनी, कि जी मैं लिटरली, क्या जूते की लेस का आपने एग्जांपल दिया ना, जैसे तो मैंने ऐसे है कि जैसे मैंने जाती पैसे लगाए हुए, तो कंप्लीटली बूटस्ट्रैप्ड, यानी कि जी मेरे जाती पैसे, मैंने किसी इन्वेस्टमेंट नहीं लिए अभी तक, दैट इज कॉल्ड बूटस्ट्रैपिंग। डन हो गया। अच्छा, आपका एक कंपनी कह रहे हैं काफला, नाम बड़ा, ये प्रोनाउंसिएशन सही, काफला जी? क्योंकि काफले से होता है कि जब भी मैं मस्जिद में करता, हमारा 40 दिन का काफला, तो मैं एसोसिएट वहां से करता हूँ उसका, बड़ा ज्यादा काफला वही है, अब असल में वही है, लेकिन वही कॉन्सेप्ट है। फर्क ये है कि स्टार्टअप और उसके फाउंडर्स का काफिला है। और मेरी जो कंपनी है, मेरी को फाउंडर उरूज है, उनके साथ स्टार्टअप सिंडिकेट के नाम से हमारी कंपनी है। अब इस ब्रांड के अंदर 2 साल कुछ हमें हो गए, और कुछ महीने पहले हम लोगों ने अपनी प्रोडक्ट है काफला, वो हमने लॉन्च की है, सेपरेट एंटिटी भी है वो। और काफला का बेसिक मकसद क्या था कि देखिए, उरूज को भी कोई 8-9 साल हो गए इसी इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। उन्होंने भी कोई सभी लोगों के साथ, फाउंडर्स के साथ हैंड्स ऑन काम किया है, तो उनको अंदाज़ा है इंडस्ट्री के अंदर स्टार्टअप्स के साथ कैसे काम होता है, क्या है, तो शी नोज इट वेरी वेल। मुझे अब 24 साल हो गए ये चीज़ें करते हुए, तो मैंने भी करा के मैंने भी सीखा हुआ है। लेकिन अगर मेरे पास आगे कोई आगे बोलता है कि मुझे XYZ चीज़ सिखा दें, समझा दें, ब्ला ब्ला, ऑल ऑफ दैट, हेल्प कर दें, मैं चलें एट अ टाइम 1, 2, 5, 10 बंदों के साथ कर लूँ काम, उरूज भी वही कर लेंगे। लेकिन हमने कहा यार इसको मल्टीप्लाई करना है, हमने ज़्यादा लोगों को दिखाना है, कैसे करें, तो हमने एक प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया है। तो अब आप काफला पे जाएंगे, फ्रीमियम प्रोडक्ट है, फ्रीमियम का मतलब है कि आप फ्री भी आ सकते हैं और प्रीमियम प्रोडक्ट की ऑफरिंग भी है साथ में, फ्रीमियम है, तो एंट्री फ्री है, उसके बाद हर एडिशनल पैकेज का पैसे दे दें, ठीक है। तो उसमें आप आके आपको क्या फ़ायदा मिलता है? एक तो हम कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। तो इमेजिन करें आप एक अमेजिंग कंपनी है, स्टार्टअप है आपका, लेकिन किसी को उसके बारे में पता नहीं है, आपका गोल इवेंचुअली कस्टमर चाहिए, इन्वेस्टर चाहिए, वगैरह वगैरह, तो आप आएँ, अपने आप स्टार्टअप प्रोफाइल बनाएं, और ये लिंक्डइन नुमा है, लेकिन इसके अंदर स्पेसिफिक टू स्टार्टअप सारी फील्ड्स हैं, फंडिंग रेस की है, नहीं की है, क्या है, ब्ला ब्ला ब्ला, अपने फाउंडर्स को कनेक्ट करें, उनकी प्रोफाइल्स हैं वहाँ पे। तो एक सिंगल सोर्स है जहाँ पे आप जाके बोलते हैं कि जी आप काफला पे जाएँ, kafla.com/company/ मेरी कंपनी का नाम है, वहाँ पे सब कुछ डिटेल आपको मिल जाएगी, कस्टमर हो, इन्वेस्टर हो, जो भी हो, वहाँ सब कुछ को पता चल जाएगा। एक आप कहते हैं अच्छा यार मैं तो आ गया, मुझे एक को फाउंडर चाहिए, तो हमारा अपना पर्सनलाइज AI का उसके अंदर को फाउंडर मैचिंग एल्गोरिदम है। मैं ये हूँ, मुझे इस किस्म का शख्स चाहिए, यही उसका क्राइटेरिया है, लोकेशन हो, टेक्निकल स्किल हो, वगैरह वगैरह, आप सब कुछ भर दें, हमारा एल्गोरिदम आपको ढूंढ के लाता रहेगा, लोग दिखाता रहेगा यार थम्स अप थम्स डाउन, आप वो सिलेक्ट करें। तो 1 महीने के अंदर कोई 29 को फाउंडर मैचेस हमारे निकल के आ गए थे, तो लोगों को, यानी ऑलमोस्ट एवरी डे 1 को फाउंडर मैच्ड, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि जी मैं बिजनेस का बंदा हूँ, मुझे टेक्निकल बंदा चाहिए, क्या करूँ, या मैं टेक्निकल मुझे बिजनेस वाला बंदा चाहिए, क्या करूँ, तो हमारा प्लेटफॉर्म वो भी करके देता है। कल हमने लॉन्च किया है उसके अंदर अमेजिंग टूल, पूरा काफला AI के नाम से पूरा एक बोर्ड रूम है, उसमें CEO, CTO, CMO, CHRO, CFO सारे मौजूद हैं, सारे एजेंट्स हैं हमारे, खास तौर पे सब्जेक्ट ड्रिवन ट्रेन्ड AI एजेंट्स हैं। AI एजेंट है जी। तो आप उस पर जाके आप बोलेंगे फॉर एग्जांपल कि जी मेरा ये स्टार्टअप की प्रेजेंटेशन या पेज डेक है, इसको रिव्यू करके दे दें, तो उसके ऊपर CEO पहले आएगा, बोलेगा स्ट्रैटेजी के हिसाब से इसमें ये ठीक है, ऐसे ये इसको ये ठीक कर सकते हो, CFO बोलेगा वो ठीक है, लेकिन जो इसमें ये स्लाइड है ना ट्रैप के फाइनेंसेस के बारे में, इसमें ये गड़बड़ है, और उसी तरीके से CMO आगे बोलेगा ब्रांडिंग के अंदर इसके अंदर ऐसे ऐसे कैसे, वगैरह वगैरह वगैरह। हो सकता है आप बोलेंगे यार मुझे HR की पॉलिसी के ऊपर काम करने हैं, तो ऑटोमेटिकली जो AI एजेंट है ना वो बोलेगा वेट
इसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ, they'll jump in। तो एक ही इंटरफेस के अंदर 6 आपको एग्जीक्यूटिव्स मिल जाते हैं जिनको हम अपने कस्टम डेटा के ऊपर भी ट्रेन करते हैं, हम उनको इंडस्ट्री नॉलेज पे भी ट्रेन करते हैं, और हर किस तरीके से एक आपको आसानी पैदा करते हैं कि बजाय इसके कि फैज़ान और उरूज अगर बिजी हैं तो मैं किससे पूछूं, जी ये मौजूद है आपके पास। तो 6 एजेंट्स रेडीली अवेलेबल हैं। चैट जीपीटी अगर आपको एक जवाब देगा ना, हमारा एजेंट जो है ना उससे बेहतर तरीके से देता है। क्यों? क्योंकि हमने ख़ास मॉडल के ऊपर उसको ट्रेन किया हुआ है, ख़ास उसको नॉलेज बेस प्रोवाइड किया हुआ है, और हम डेली उसको और एडिशनल देते हैं, तो बड़ी डिफरेंट ट्रेनिंग उसकी चलती है। ये स्टार्टअप वालों के लिए है क्या, पे ये एजेंसी से पे जाने वाले हैं? हम प्राइमरीली कहते हैं कि जी काफला एज ए स्टार्टअप इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म कहते हैं उसको। क्यों? क्योंकि आपको वो आपकी प्रोफाइल को भी ना हमारा एल्गोरिदम एआई के जरिए पूरा गेज करके 12 डिफरेंट पिलर्स पे आपको स्कोरिंग देता है। ठीक है। फंडिंग के लिए बेहतर है कि नहीं है, हाँ जी ये गड़बड़ है, ये अच्छा है, ये बेहतर करो। ट्रैक्शन मार्केट के हिसाब से अच्छा है कि नहीं है, ये अच्छा है, ये ज़बरदस्त है, ये बेकार है। उससे क्या होता है, इन्वेस्टर या कोई आपको आके देखेगा ना, ऑटोमेटिकली उसको एक झटके में नजर आ जाएगा यार कितने पानी में आप लोग। तो हम वो ऑटोमेशन वो हमारे पास आ जाती। तो ज़्यादातर टारगेटेड है स्टार्टअप्स के लिए, ऑनेस्टली फाउंडर्स इन स्टार्टअप्स, बट नॉट टारगेटेड टूवर्ड्स पाकिस्तान। इट्स फॉर द फुल MENA रीजन कम्प्लीटली। MENA GCC रीजन के लिए ओपन है। तो हम लोग चाह यही रहे हैं उसके अंदर। और अभी मेरे ख्याल से ये पिछले 2 महीने हुए हैं, मार्केटिंग हमने की नहीं है कोई अभी तक। कोई 450 फाउंडर्स ऑन बोर्ड आ चुके हैं। कोई तकरीबन 200 कंपनीज ने अपने प्रोफाइल्स वगैरह क्रिएशन वगैरह वो कर चुके हैं उसके ऊपर। 5 ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए, हमारे एक इवेंट होता है हर क्वार्टर में आस्क के नाम से, जिसमें हम इन्वेस्टर्स और उनको मैचिंग करवाते हैं हैंड्स ऑन। तो 5 ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिनकी अभी इन्वेस्टमेंट के कॉन्वर्सेशंस अभी चल रही हैं अभी इस टाइम पे। इसी के अंदर बैठे बैठे आपको फ्री $0, $6 अ मंथ और $25 अ मंथ के आपको पैकेजेस मिल जाते हैं, और उसमें सारी अलग अलग ऑफरिंग्स आपको मिल जाती हैं, ढेर सारी। और मकसद हमारे ये होता है कि जी हैंड्स ऑफ 24/7 आपको एक एजेंट्स भी मिले हुए हैं, प्लेटफॉर्म मिले हुए हैं, $2 लाख के डिस्काउंट्स हम आपको दिलवा देते हैं अलग अलग SaaS प्रोडक्ट्स के ऊपर। ठीक है। वो सिर्फ हमारे जरिए मिलते हैं, वो आपको मिल जाते हैं। तो हमारा मकसद है कि जी मैं आया, मैंने कहा मुझे एक आइडिया है, कंपनी मैंने शुरू कर दी है, मैंने उसकी प्रोफाइल बना ली, अपनी प्रोफाइल बना ली, मुझे को फाउंडर चाहिए, वो हमारे प्लेटफॉर्म वो भी करके दे देगा। ग्रेट हो गया। अच्छा यार पैसे नहीं है, क्या मुझे एक डिजिटल ओशन के नाम से होस्टिंग प्लेटफॉर्म है, मुझे उसकी जी क्रेडिट चाहिए। हाँ जी $5,000 के क्रेडिट्स हमारी तरफ से वो आपको मिल जाएंगे। HubSpot है CRM के लिए, वो आपको मिल जाएगा। ऐसे 50 प्रोडक्ट्स हैं, उसके डिस्काउंट मिल जाएंगे, पैसे बच जाएंगे, तो आप गो लाइव कर पाएंगे। उसके अलावा कहते हैं मुझे फंड रेजिंग करनी है, तो उसका पूरा CRM बिल्ट इन है हमारे पास। ठीक है। उसके जरिए आप आके फंड रेजिंग करें अपनी, हमारे इस इवेंट के अंदर हिस्सा लें, हम आपको डायरेक्ट हैंड्स ऑन मैचिंग करवाएंगे। तो पूरा एंड टू एंड एक जर्नी हमने बना ली है, इसीलिए हम उसको काफला बोलते हैं कि जी एक काफला है जो इकट्ठे शुरू हुआ है, लोग ऐड होते जा रहे हैं उसके अंदर, और हम उसको 0 से लेके इन्वेस्टमेंट रेडीनेस, जिसे हम कहते हैं कि रेडी फॉर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट तक हम लेके जाते हैं उसके अंदर। और इसके अंदर तो भी कोई 5-10 और चीज़ें भी आएंगी, क्योंकि AI आ गया तो उससे भी बड़ा अच्छा हो गया कि उसमें हमने मॉड्यूल्स डाल दिए, तो उसका आराम से वो जाके, कभी कभार होता है ना कि कंफर्ट जोन का मसला आता है, इससे मैं पूछूं बताएगा नहीं बताएगा, तो आप AI से जाके तो कम्युनिकेट कर सकते हैं। इंस्टेड के चैट GTP से कि वो तो रैंडमली आपको दे देगा, वो बना के धर वो तो बस आप बोलेंगे मुझे पिच बना दो, पिच बना देगा, बट वो प्रोफाइलिंग के साथ चल रहा है। अच्छा एक और चीज़ है, इसमें हमने फंड की बात की। हमने फंड पे अगर बात करते हैं तो मैंने काफ़ी लोगों को देखा है जो स्टार्टअप्स होते हैं, वो क्या उनकी वो सैलरी उस फंड से लेते हैं। देखिए फंडिंग जैसे हम कहते हैं ना, फंडिंग बेसिकली क्या इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। आई एम रेजिंग फंडिंग। ओके जी, वो इन्वेस्टमेंट क्या है कि जी जैसे ही मैंने ये चीज़ बनाई है, ऐसे ऐसे है, और अब वो ऐसे ग्रो करने लगी है, उसको ग्रो करने के लिए हमें पैसे चाहिए, इन्वेस्टमेंट दे दें। उस इन्वेस्टमेंट के एक्सचेंज में मैं आपको क्या करूँगा, कुछ कंपनी के शेयर्स आपको दे दूंगा मैं। ठीक हो गया। अब जो फंडिंग जो आती है, जो इन्वेस्टमेंट आती है, CEO हो जो भी हो, वो उसी में से सैलरी लेता है। यानी ऐसा नहीं खुला खाता है, पैसे आगे जितने देने निकाल लो, सैलरी डिफाइंड होगी। बिल्कुल। तो अगर आप दराज के CEO हैं, अपनी आप की कंपनी भी अगर होती है ना वो, तो आप उसमें सैलरी अपनी लेंगे फ्लैट। हो सकता है शेयर से आपकी कंपनी के अंदर हों, लेकिन उसका फायदा तब होता है जब वो कंपनी बिकती है। ठीक है, उसके अलावा कोई फायदा नहीं होता। मेरी अपनी कंपनी है, स्टार्टअप सिंडिकेट में उरूज में हम सैलरी लेते हैं। ठीक है। अब वो हम लोग ये जो चीज़ें करते हैं, हमारे इवेंट्स होते हैं, हमारे कंसल्टेशन, हम स्टार्टअप्स को काफ़ी ऐसे इसको बैक एंड में कंसल्ट कर रहे होते हैं। शार्क टैंक पाकिस्तान में जाने से पहले काफ़ी स्टार्टअप्स को हमने रेडी किया था,
तो वी चार्ज फॉर एवरीथिंग, राइट? तो हम जो कमाई करते हैं, ऐसा नहीं कि आज दिल कर रहे हैं इतने पैसे निकाल लो, हर महीने की मेरी सैलरी फिक्स्ड है। और कंपनीज जो बनती हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो बनती है, उसका मकसद ही ये होता है, जो कंपनी होती है वो एक अलग इंसान होती है, आप अलग इंसान होते हैं। उस कंपनी का पैसा कंपनी का पैसा है, आपका पैसा अलहदा है सैलरी की मद में। तो वो उसी में से, ऐसी स्टार्टअप के अंदर भी वो फंडिंग जो भी आती है उसमें से सैलरी है, उसमें से वो पैसे लेता है। शेयर अगर होते हैं, वो शेयर का फ़ायदा कब होगा कि जी किसी और बड़ी कंपनी आके ख़रीद लिया मुझे, तो पहले $5 का शेयर था, अब वैल्यूएशन बढ़ गई है, $15 का हो गया, तो मैं उस हिसाब से मुझे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन उसके अलावा और कोई पैसे नहीं निकालते। और ये तो अभी जो शेयर का कॉन्सेप्ट है, तो पाकिस्तान में तो अभी इतना ज़्यादा है भी नहीं कि जिसमें शेयर्स डिस्ट्रीब्यूटिंग हो रही है या कोई आपके शेयर्स खरीद रहा है। वो तो मेरे ख्याल 500 कंपनीज है अभी, तो लिमिटेड कंपनीज, वो तो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है ना, वो वहाँ है सिर्फ। तो एक वो भी 500 ही है। मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, एक होती है सोल प्रोप्राइटरशिप। हाँ, मैं सिंगल एनटीएन पे ऊपर गया, एक अलहदा सोल बंदा है, उसने एनटीएन बना दिया, डन है। वो कंपनी असल में नहीं होती है। कंपनीज एक्ट एक है, हर मुल्क की होती है लीगैलिटी, उसमें वो शुमार नहीं करते। फिर आती है सिंगल मेंबर कंपनी, एक बंदे की कंपनी है लेकिन वो SECP में रजिस्टर्ड होती है, ग्रेट हो गया। फिर आती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो कि मेरी है, काफ़ी लोगों की और भी होती है, और इंटरनेशनली उसको LLC बोलते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी भी बोलते हैं। उसमें कम से कम 2 लोग चाहिए होते हैं आपको। इस लेवल पे जब आप आते हैं ना, तब एक कंपनी होती है असल में, इसमें कंपनीज एक्ट के सारे कवानीन लागू होते हैं आपके ऊपर और सब कुछ, वो इंडिपेंडेंट होता है। उसके अंदर जो शेयर होते हैं ना, वो क्या होते हैं, इक्विटी यानी परसेंटेज वो होती है, ठीक है। वो आप में, मुझ में, अगर हम दोनों पार्टनर से डिवाइडेड होते हैं, कोई और इन्वेस्टमेंट करेगा, कुछ उसको शेयर मिल जाएंगे वगैरह वगैरह। उसके ऊपर होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जो कि लिस्टेड होती है। तो वो स्टॉक एक्सचेंज पे होती है। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जैसे बाइकिया वगैरह सब कुछ है ना, अब उसका ESOP कहते हैं, इक्विटी स्टॉक ऑप्शंस कहते हैं। वो एक शेयर को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, लाखों शेयर में कन्वर्ट कर देते हैं। उस हिसाब से आप जितना टाइम गुजारेंगे उतना आपको ESOP और असाइन होते जाएंगे। उसका भी फ़ायदा सिर्फ तब होता है कंपनी एक्वायर होगी, बिक गई, तो एम्प्लॉयज़ को फ़ायदा होगा। उसका मकसद क्या होता है, जो भी उसके लिए काम कर रहे हैं ना कंपनी के लिए, उसको महसूस होता है कि यार आई एम पार्ट ऑफ दिस कंपनी, मेरी कंपनी है, और जितना टाइम मैं उसमें स्पेंड करूंगा या करूंगी, मुझे उसका हिस्सा और ज़्यादा मिलेगा, और इवेंचुअली मुझे उसका फ़ायदा होगा। वो उसका लिस्टेड होने का कोई ताल्लुक नहीं है, स्टॉक एक्सचेंज पे वो लिस्टेड नहीं होते। लेकिन पाकिस्तान के प्राइवेट लिमिटेड के जो स्टॉक्स होते हैं, यानी कि जो भी शेयर्स हैं, शेयर्स ही कहेंगे ना, उसके पार्टीशन जो इक्विटी कहेंगे बेसिकली, राइट? शेयर ही बनते हैं वहाँ। तो वो अभी अवेलेबल होते हैं कि वो उसमें इन्वेस्टर्स आ जाएं और वो डिवाइड होते हैं? आप देख लें, करीम के साथ इतना ज़बरदस्त जो हुआ है, सो काफ़ी ऐसे डेवलपर्स भी थे जो करीम के इनिशियल टीम के अंदर, जो कि डॉलर्स में मिलियनियर बने, क्योंकि वो शुरुआत से वहाँ पे थे और उनको उसके करीम के पाकिस्तान में शेयर उनको मिले थे। और जब वो करीम फिर जी अक्वायर हुई, ऊबर ने आके ख़रीद लिया उसको, तो जिनके भी हिस्से थे उसको उस वैल्यू के ऊपर उसका रिटर्न मिला। और कितने 100 बनते हैं, 1000 मिलते हैं शेयर्स, या उसके बाद भी इसकी डेफिनेशन समझेंगे, मतलब कि कितने मिलते हैं? 100 होते हैं या उसके कैटेगराइज होते हैं? 100% होता है। 100% होता है। 100% है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि 100 शेयर होंगे। आप बोलेंगे जी मैं आता हूँ 1 लाख शेयर हम इशू कर रहे हैं अभी, 1 लाख शेयर की जी हर शेयर की वैल्यू ये है। हो सकता है कल को ज़्यादा बड़ा राउंड आएगा तो आप बोलेंगे जी हम इतने लाख और शेयर इशू कर रहे हैं, उसके अंदर उसकी वैल्यू अब जी ये हो गई है। और परसेंटेज डिफाइन करनी पड़ेगी उसके ऊपर, लाख के ऊपर? नहीं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है परसेंटेज वाला। यानी अगर आप बैकवर्ड कैलकुलेट करेंगे तो परसेंटेज बन जाएगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप उसी हिसाब से करें। आप बोलेंगे जी मैं 1 लाख शेयर कर रहा हूँ, कल आप बोलेंगे 10 लाख शेयर कर रहा हूँ। ज़्यादातर शुरू में आके लोग ना, हो सकता है 10 लाख शेयर कर दें क्योंकि ज़्यादा पार्टनर्स भी हैं, फिर उसमें कुछ कहेंगे 15% जो है हम स्टॉक ऑप्शन रख रहे हैं एम्प्लॉयज़ के लिए, तो इसका स्ट्रक्चर होता है। लिमिट्स टू द नंबर ऑफ शेयर्स आई डोंट थिंक ये होती है। ऐसा नहीं होता है हमारे पाकिस्तान में, चलता है सिस्टम, अभी मुझे बहुत कम देखने में आया है। जैसे मेरे पास बाइकिया के हैं शेयर मौजूद हैं, मेरे पास काफ़ी एम्प्लॉयज़ के और भी हैं, होता है बिल्कुल। उसके अंदर फ़र्क सिर्फ क्या होता है, टेक्निकल ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन फ़र्क क्या होता है कि एक होता है कि जी हम सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन SEC जो है, पाकिस्तान में SECP होती है जो, ठीक है, उसमें जाके आप डिफाइन करते हैं कि जी ये दोनों शख्स जो हैं पार्टनर्स हैं, इसके हिस्से में इतना % है, इसके हिस्से में इतना % है, उस परसेंटेज का मतलब है इतने शेयर है। ग्रेट हो गया। जो एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं ना, वो ज़्यादातर जाके SECP के अंदर रजिस्टर नहीं करवाए जाते, वो अपनी अलहदा एग्रीमेंट होती है, लीगल एग्रीमेंट बनती है।
वो क्यों होता है? क्योंकि जी हर दफ़ा स्टॉक एम्प्लॉय चला गया तो क्या होगा, ठीक है, एक और आ गया तो दोबारा अपडेट, तो हर दफ़ा वो लीगैलिटी में पढ़ना नहीं चाह रहे होते, तो एक अलग लीगल एग्रीमेंट होती है जो वैलिड होती है, उसकी बेसिस पे आपको वो इशू कर दिए जाते हैं। और जब एग्जिट का इवेंट होता है, यानी किसी ने खरीद ली कंपनी, बिक गई, कुछ भी हो गया, किसी बड़ी कंपनी ने खरीद लिया, वो एग्जिट इवेंट कहलाता है, उस टाइम पे वो सारी लीगैलिटी फिर कन्वर्ट हो जाती है और तब आपको उसको फ़ायदा मिलता है। और वो मतलब वो डॉक्यूमेंटेड नहीं होती, अब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जैसे हम उसको घर का डॉक्यूमेंट होता है। ये नहीं होता कि मैंने इस पे कर दिया, हाँ अभी कर लो ऐसे। कंपनी आपको एक्चुअल में काफ़ी दफ़ा तो 30, 40, 50 पेज का थद्दा होता है आप वो अग्रीमेंट जो होती है, क्योंकि काफ़ी स्टार्टअप जो होते हैं वो पाकिस्तान के अंदर एक एंटिटी होती है, लेकिन एक्चुअल फंड रेजिंग हो रही होती है बाहर, तो बाहर की कंपनी के अंदर आपको शेयर मिल रहे होते हैं, काफ़ी दफ़ा ये भी होता है, तो सारी लीगैलिटीज के साथ चलना पड़ता है। तो अभी तक आपकी मौजूदगी में ऐसे स्टार्टअप है जो अभी तक बाहर गए हों कितने, मतलब इसी रिसेंट ईयर्स में? बिल्कुल, जैसे छोटे मोटे स्टार्टअप्स तो काफ़ी हैं। अभी फोर्टिफाई के नाम से एक है हमारा ERP का सॉफ्टवेयर है जो कि बिल्डिंग मैनेजमेंट के पूरे उनका सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ का अब वो सऊदी के ने एक्सपैंड कर चुका है, वहाँ पे काम कर रहा है। अभी हम एक के साथ काम कर रहे हैं, खैर हैं पाकिस्तानी फाउंडर्स, लेकिन ज़्यादातर वो काम करते हैं UAE में, इजिप्ट में, अफ्रीका में। फिकाफी के नाम से है वो, होटल मैनेजमेंट और होटल पेमेंट सिस्टम्स हैं उनके पूरे, ठीक है, वो करते हैं। वो है ही उसी बाहर की मार्केट के अंदर, पाकिस्तान में ऑपरेट ही नहीं करते, वो हैं पाकिस्तानी, ठीक है, बाहर के गोरे भी उनके साथ पार्टनर्स हैं, वो हैं। अब क्या नाम है इसका, फूड पैंडा, दराज वगैरह जो थे वो तो असल में सही बाहर के, लोगों को शायद पता भी नहीं होगा। दराज, फूड पैंडा, कारमूडी, लामूडी, जोवागो, ये सब केमो, एक कंपनी की सारी कंपनीज थी, रॉकेट इंटरनेट के नाम से थी, जर्मन कंपनी है। एक ही कंपनी के सारे स्टार्टअप्स या स्टार्टअप कह लें, कंपनीज कह लें इसको। तो उन्होंने ये वो थे, वो आए पाकिस्तान के अंदर, उन्हें 6 कंपनीज लॉन्च हुई थी, उसके हर एक को CEO अलग लगा के उसके ऊपर उनको बोला आप चलाओ इसको, फंडिंग वहाँ से आती थी। उसके अली बाबा ने खरीद लिया दराज को, और क्या नाम है, फूड पैंडा को डिलीवरी हीरो ने खरीद लिया, एग्जिट हो गया, बाकी सारी कंपनियां बंद हो गई और उन्होंने वहीं से अपने पैसे बना लिए, और उनका काम ही है। बड़ा कॉम्प्लेक्स है कि आपने कहा एक ही बंदे के सारे स्टार्टअप कह लें या इनके कंपनीज कह लें। सो रॉकेट इंटरनेट जो है ना, दुनिया के सबसे बड़ा एक स्टार्टअप एक्सेलरेटर अपने आप को बोलता है। उनके पास इतनी ताकत है कि वो किसी किस्म का बिजनेस किसी ज्योग्राफी के अंदर कुछ हफ्तों के अंदर वो लॉन्च कर सकता है, ठीक है। और उन्होंने क्या देखा था, उन्होंने कहा था अमेरिका के अंदर यार एक डिलीवरी प्लेटफॉर्म है ग्रब हब के नाम से, बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है। यूरोपियन मार्केट में, एशियन मार्केट के अंदर कोई ऐसा है ही नहीं, हम अपना बना लेते, सेम मॉडल, कुछ इनोवेशन नहीं, सेम मॉडल, सेम सब कुछ, सेम वो चीज़ उठाई, फूड पैंडा लॉन्च करो, पैसे रेज करो, बढ़ाओ उसको, एक्सपैंड करो, बड़ा हो जाएगा, बेचो। दैट्स द मॉडल। स्टार्टअप्स ज़्यादातर इसी मॉडल पे होते हैं। स्टार्टअप्स की सक्सेस क्या होती है, एग्जिट कर जाऊंगा मैं, क्या नहीं, किसी और बड़ी कंपनी आके मुझे खरीद लिया, दैट इज़ माई सक्सेस। तो दैट इज़ वॉट एवरीबडी वॉन्ट्स टू डू। करीम, उबर ने खरीद लिया, परफेक्ट हो गया। तो ये 6 जो थे ना, ये एक ही कंपनी ने बनाया, जिसमें से 2 अच्छे छक्के लग गए, बाकी सब कुछ बंद हो गया, मर्ज हो गया, ख़त्म हो गया, दैट्स इट। नॉर्मली अब हम वाइंड अप की तरफ चलते हैं। लोग नॉर्मली जब स्टार्टअप पे जाते हैं क्या गलतियां कर रहे होते हैं जो आप बताना चाहें? देखिए, हम सिंपल, मैंने जो गलतियां की मैं वो बता दूंगा, और मैंने देखा लोग भी रिपीट कर रहे होते हैं। एक तो ये कि बहुत जल्दी हमने अपने पाँव फैला लेते हैं औकात से ज़्यादा, कि अगर फंडिंग अगर मिल गई है, ओहो कूल ऑफिस चाहिए, ये करना है, शो ऑफ करना है, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो वो थोड़ा सा समेट कर रखें अपने आप को। किसी से फंडिंग मिलती है ना, जिम्मेदारी बढ़ती है, आसानियाँ नहीं बढ़ती इतनी, बिकॉज नाउ यू आर रिस्पॉन्सिबल टू समबडी एल्स एज वेल, कि जी हमने ये गोल्स हिट करने, ज़्यादा काम करना है, ज़्यादा मेहनत करनी है, एक। दूसरा, अवार्ड प्रेनर ना बने। ये तो मैं अपने रूम में घुसते हुए भी आपको कुछ दिखाया था, मैंने कहा था। तो होता यही है कि ये भी चीज़ होती है कि मैं आज से अगर 10-12 साल 14 साल पहले अगर आप जाते हैं ना, तो शायद मैं भी स्टेज पे खड़ा होकर सीना तान के, ओ जी मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, मुझे पता है, मैं बताऊंगा, आपको क्या पता, ठीक है। लेकिन वो फिर हो जाएगा, आप बनी अवार्ड प्रेनर जाते हैं कि जी मैं इस कंपटीशन में गया, यहाँ पे ये अवार्ड मिला, यहाँ से ये रिकग्निशन मिली, ये हुआ, बिजनेस कैसे चल रहा है, ठेंगा, बिजनेस चल ही नहीं रहा तमीज से, कुछ पैसे बन नहीं रहे, कुछ नहीं हो रहा। या उससे थोड़ा ऐड कर लूँ, मैंने ऐसी कंपनी से भी देखी है, उनके पास 3-3 हज़ार अवार्ड से खाली,
और मैं जब उनके फाइनेंशियल्स देखे और मैं जब उनकी हालतें देखी, क्योंकि उन्होंने हर एक को 20-20 हज़ार रुपये देके 50-50 रुपये के अवार्ड लिए हैं, उससे उसकी बेसिस पे वो काम पकड़ लें। ये है वो फेक इट टिल यू मेक इट वाला नहीं था कि वैल्यू बढ़ाने के लिए जो अवार्ड आ गया, लेकिन असल में क्या होना चाहिए कि वैल्यू है तब अवार्ड मिले आपको, होना ये चाहिए। और काफ़ी लोग का चैलेंज ये हो जाता है बिकॉज वो एडिक्शन उनको एक हो जाती है, वो एडिक्टेड है उस चीज़ के, रिकग्निशन मिल रही है मुझे, रिकग्निशन मिल रही है मुझे, रिकग्निशन मिल रही है, ओके बिजनेस कैसे चल रहा है, वो तो ठीक है बिजनेस, तो मुझे अवार्ड्स में बुलाया है, मुझे अवार्ड मिला है, मैं तस्वीरें खिंचवा के यहाँ पे सर्टिफिकेट लेके अवार्ड लेके मैं खुश हो रहा हूँ, ओके, लेकिन बिजनेस का मकसद तो ये नहीं है। बिजनेस का मकसद है पैसे बनाना, ठीक है। जो शुरू में हम बात कर रहे हैं स्टार्टअप नहीं होते सारे बिजनेसेस, तो हम एक सिंपल उसको बोलते हैं, एवरी बिजनेस इज नॉट अ स्टार्टअप बट एवरी स्टार्टअप इज अ बिजनेस। पैसे बनाने चाहिए उसको भाई, टुक टुक करके बन रहे हो, कुछ बन रहा हो ताकि वो फिर ग्रो करके आराम से सीन्स ऑन हो जाएगा उसका। तो अवार्ड विनर अगर आप बन के रह जाते हैं तो वो आप नहीं करते फिर, ठीक है। दूसरा ये है कि पेशेंस और स्पीड मिला के चलें, ये मैं काफ़ी दफ़ा रिपीट करता हूँ। अब लोगों को वियर्ड लगता है कि पेशेंट भी होना है कि स्पीड भी तेज करनी है, चाहिए। हाँ। वो कैसे होता है? वो ऐसे होता है कि जी यू नीड टू बी पेशेंट, कि जी ओवरनाइट सब कुछ नहीं होता। हम लोग जाते हैं लोगों के पास, हम जाके उनको क्या देखे हैं, मार्क ज़करबर्ग फेसबुक हर टाइम बिलियनर, अली बाबा ये हो गया, एप्पल फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, वो ज़बरदस्त। भाई दोज आर एक्सेप्शंस टू द रूल, सब लोग एक जैसे नहीं है, वो एक वाहिद बीच में से परफॉर्म करके निकलते हैं, ठीक है। और ये है कितना हाथ में गिन लें आप, एग्जैक्टली मसला ही ये ना, ये लोग मैं ये कहता है जिनको आप बार बार स्टडी में लाते हैं, इसको हाथ पे गिन ले कितने। और हम लोग कह रहे होते हैं क्या ये तो ड्रॉप आउट था, यूनिवर्सिटी कॉलेज से ड्रॉप आउट हो गया तो मैं भी ये करूँगा। भाई वो MIT स्टैनफोर्ड ऐसी यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट हुआ है, हमें तो एडमिशन नहीं मिलनी थी वहाँ पे। तो आप उनका लेवल सोचें 1-2 मिनट के लिए। और डिफरेंस भी क्या होता है, 18 साल की उम्र में गोरा तो लात मार के बच्चे को बाहर फेंक देता है, बोलता है जाओ खुद कमाओ खुद खाओ, जो करना है करो जी, हमारी जिम्मेदारी ख़त्म। तो वो लड़ने मरने वाली एज में होता है कि जी आई नीड टू अर्न, अदरवाइज मैं खाना कैसे खाऊंगा, ठीक है। कुछ तो ऐसे होते हैं इसलिए वो कर जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनके पीछे अम्मा अब्बा ने उनको बोले यार ये लोग कुछ $1 मिलियन पकड़ो, जाओ स्टार्टअप लॉन्च करो, लेकिन सामने कहानी के तौर पे होता है हम जी गराज में थे, ये मसले मसाइल थे। वो काफ़ी लोगों की कहानियाँ अभी भी रिसेंट में आप देखेंगे निकल के आती हैं बाद में। तो प्लीज़ ये भी थोड़ा अपना गोल, अपना किबला जो है ना थोड़ा सीधा कर लें। आप गलत लोगों को देख के, मैं गलत लोग नहीं है वैसे वो, लेकिन यानी गलत समझ के उनको कि जी ये ऐसे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, यार इट इज़ नॉट। मैं थोड़ा सा ऐड करता हूँ, मतलब यार देखिए विदाउट स्किल तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो कोई चीज़ जगह पे आ जाए। उसका ऐसा बोलते हैं ऐसा हुआ कि तुम्हारी कंपनी का एक प्यून था जिसको ना पढ़ना आता था नहीं, वो आपकी किसी टेक कंपनी का इनोवेटिव कर दे, पॉसिबिलिटी है। मतलब मैंने बोला यार ठीक है मिलियंस, क्योंकि इतने करोड़ों लोग हैं शायद उसमें से एक आध उसने, जब तक वो स्टडी नहीं करेगा, वो अपने स्किल्स को इम्प्रूव नहीं करेगा, वो करेगा नहीं तो पॉसिबल। अब वो मिसालें देते हैं कि हम गराज में थे, मैंने बोला उसके अब्बा का गराज भी तो देख लो पहले जाके, तो तुम्हारे घर से बड़ा था भाई। बात हुई है ना जिस गराज की बात करते हैं ना ये, वो हमारे घर से बड़े गराज है। तो वो मेरे वर्ड्स पे बच जाओ यार, वर्ड्स तो मुझे होता है कि मैं अगर गिन लूँ तो मैंने एक दिन बैठ के गिने तो मुश्किल से 50 या 100 बस निकलते हैं, वो भी ये ज़बरदस्ती निकालने पड़ते हैं कि यार चले हाँ यार इसको भी मान लेते हैं। वरना आप देख लें वही 7 से 8-10 कंपनी जिसको आप पीट रहे होते हैं। चाइना की आप अली बाबा एक्सप्रेस के अलावा और कौन सी कंपनी को जानते हैं आप? मैं भी अमेरिका में नहीं, वहाँ ज़्यादा निकलेंगे तो आप तीसरा बोलेंगे आज वीचैट है, फिर उसके बाद नहीं पता। तो भाई कितनी मिलियन की उसकी आबादी है, मेरे ख्याल 100 मिलियन से अबव या 125 मिलियन से ज़्यादा है होगी, इतना है लोग। तो उसमें से अगर एक निकला तो तुम उसको बेंचमार्क कैसे बना सकते हो? तो देखिए हम, एक मेरा फेवरेट ऑथर है साइमन सिनेक। ओहो, तो सबके फेवरेट है यार। और उसकी पॉडकास्ट कर दी उसे इंडिया ने, वो देखा, अमेज हो गया हूँ। तो राज ने कर दी उसकी पॉडकास्ट। मैंने कहा ये मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट था, तो मैंने कहा इसे कैसे पकड़ा इसको यार। तो जब उसे पहली वाली किताब लिखी थी स्टार्ट विद वाई, उसकी मशहूर हुई थी TEDx की एक टॉक हुई थी द गोल्डन सर्कल के बारे में कि जी स्टार्ट विद वाई। तब से फिर मैं तो फैन हो गया, मैंने उसे चेंज कर दिया द वे ऑफ थिंकिंग। उसकी एक बुक थी द इन्फिनिट गेम के नाम से है, ठीक है। द इन्फिनिट गेम के अंदर वो कहता है कि जी आपका जो एक नॉर्थ स्टार होता है, एक अनअचीवेबल गोल होता है, आप उसकी तरफ देखते रहते हैं, तो आप अगर वो अचीव कभी नहीं होगा बाय द वे, लेकिन वो डायरेक्शन सेट कर देता है आपकी कंपनी का, आपके रवैये का, आपका एटीट्यूड का। मैं बोलूँगा आई वांट टू सॉल्व वर्ल्ड हंगर,
दुनिया में से बिल्कुल ही मैं फाका ख़त्म कर दूंगा, वो शायद मैं कभी ना कर पाऊँ, लेकिन मेरा डायरेक्शन वो है, एम वो है जिसकी बेसिस पे मैं सब कुछ करूँगा, वो मेहनत करूँगा। तो अगर आप किसी को ऐसे स्टार्टअप को देख रहे हैं ना जो मल्टी बिलियनर है, फाइन, टेक इट एज दैट कि यार दिस इज व्हाट आई वांट टू बिकम, इवन इफ यू डोंट वांट टू बिकम इट। यार ये नहीं हो कि यार ऐसा मैं भी बनूंगा बिकॉज ये 50 और लोग बन रहे हैं, दैट्स टफ, रियलिस्टिकली इट्स टफ। बी पॉजिटिव श्योर, लेकिन थोड़ा रियलिस्टिक भी रहते हुए आई थिंक। नहीं, स्टार्ट विद वाई का तो उसको पूरा जो एप्पल कंपनी का पूरा हरा के वो बहुत अच्छा है। अभी से रिसेंटली इसके छोटे छोटे क्लिप्स आते हैं जिसमें वो स्टोरीज बता रहा था कि एम्प्लॉय के साथ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, वो बड़े अमेज उसके हैं। और अभी से रिसेंटली पॉडकास्ट भी किए, वो बड़ी अमेज है। मैंने इससे भी जो है काफ़ी चीज़ें सीखी हैं ऑन हाउ टू स्पीक, जिस क्लैरिटी के साथ वो बोलता है, अगर मैं उस क्लैरिटी से बोलना शुरू कर दूँ ना, ओहो, यानी वो एक लग रहा होता है कि यार एक बंदा जो है वो बाकायदा एक क्लैरिटी उसके जहन में है, सोच के वो ऐसे तरीके से बयान करता है कि आप कहते हो कि यार वो गाली भी देगा ना, हम कहेंगे वाह क्या ज़बरदस्त गाली दी उसने, क्योंकि उसका अंदाज़े बयान ही कुछ इस तरीके का है। और देखिए उसने बॉडी कैसे बिल्ड किया है। तो वो उसकी एक मुझे बॉडी से बड़ी चीज़ मिसाल लगती है, बस वो एक आखिरी है, मुझे मिसाल लगता है आप जिम जाते हैं, पहले दिन जिम जाते हैं तो लोग बताते हैं यार क्या पूरी, कहते कुछ नहीं होगा, फिर दोबारा जाएंगे कुछ नहीं होगा, तीसरी दफा जाएंगे 1 महीने तक जाएंगे कुछ नहीं होगा, फिर 3 महीने हो गए कुछ नहीं हो रहा, लेकिन फिर स्लाइडली चेंज आता है और थोड़ा टाइम लेता है। तो उसकी वो बात मुझे होता है कि वाकई ऐसा ही है कि आप अगर आप एक दिन जिम जाए, 1 महीने तक जाए, 3 महीने तक जाए, 1 साल तक भी जाएंगे तो इतना हमको नहीं पता चलेगा कि क्या इम्पैक्ट आया, कुछ भी इम्पैक्ट नहीं आया, लेकिन कंपाउंड इफेक्ट पड़ता है फिर उसके बाद। ये पार्ट है वही जो पेशेंस एंड स्पीड के अंदर ये पेशेंस वाला एंगल आ गया कि जी आराम से करोगे, ओवरनाइट नहीं होगा। और स्पीड वाला जो बात है वो क्या होती है, हम कहते हैं स्टार्टअप अगर कर रहे हो ना, उसमें एक वर्ड है स्टार्ट। ठीक है, शुरू तो करो, अभी करो। ये नहीं है कि मैं प्लान करूंगा देखूंगा उसके बाद देखा जाएगा, अब 6 महीने के बाद मैं ऐसे परफेक्ट करके लॉन्च करूंगा। नो, स्टार्ट फास्ट, इतना सा पोर्शन बनाओ, लॉन्च करो, आगे बढ़ो, उसमें गड़बड़ निकलेंगी, इंप्रूव करो, फिर एक और पोर्शन ऐड करो, फिर उसको बढ़ाओ, फिर दोबारा करो, फास्टर, as fast as possible। तो पेशेंस के जी आई विल अचीव समथिंग इन द लॉन्ग रन, बट स्पीड के जी करना अभी है और जल्दी करना है, जल्द से जल्द करना है, ताकि हम लोग इम्प्रूव जल्द से जल्द कर पाए अपने आप को। नहीं, परफेक्ट है। हम थोड़ा वाइंड अप की तरफ भी लेते हैं। मुझे थोड़ा सा ये था कि हमने थोड़ी पास की मेरा आपकी जर्नी रह गई है, तो मैं बोलूँगा भाई इनकी बहुत सारे आप गूगल पर डालें तो बड़ी जर्नी से निकलाएगी। फिर थोड़ा सा हमने प्रेजेंट की बात करें, मैं करता हूँ फ्यूचर की बात, ताकि हमें ये तो पता चलो क्योंकि आप मतलब स्टार्टअप्स पे आप क्या देख रहे हैं कि एआई के आने के बाद जो भी टेक लेवल के स्टार्टअप से या नेक्स्ट 5 इयर्स में आप क्या देख रहे हैं। मैं 2 उस पे मेरे सवाल होंगे। पहले तो हम देखते हैं पहले जनरल बात करते हैं, आपको लगता है कि एआई बहुत सारी चीज़ें रिप्लेस कर रहा है और किस तरह के स्टार्टअप्स को आना चाहिए, स्पेशली कि अब वो जो टेक्नोलॉजी वाले लेके आ रहे हैं वो तो मुझे लगता है स्टार्टअप्स कुछ मैंने भी देखे थे, मैंने कहा यार ये कहाँ चल रहे हैं अभी तक लोग, क्योंकि एआई बहुत सारे काम ऐसे कर रहा है कि मैं खुद अमेज्ड हूँ। तो मैं पूरे डिपार्टमेंट में रिप्लेस करते होते हुए देखे अपने ऑफिस के अंदर अभी मैं, कस्टमर सपोर्ट से लेके सारे और CRM। तो व्हाट एग्जैक्टली द 5 इयर्स में आप देख रहे हैं कि किस तरह के स्टार्टअप या कोई प्लान कर रहा है इस तरह के स्टार्टअप आएंगे और इस तरह से उसको आना चाहिए। तो देखें हम लोग भी बहुत हेविली एआई के ऊपर काम करते हैं इंटरनली भी, वो तो भी मुझे आइडिया हुआ जो आपने काफला का भी बताया है। और मजेदार बात बताऊं, काफला का जो मेन कोर है ना वाज बिल्ट यूजिंग एआई। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, एक चीज़ मैंने सीख ली थी कि यार मैं बैठ के पॉडकास्ट में बड़ी बड़ी बातें कर दूं, मैं एआई स्पेशलिस्ट हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो, जो भी बातें कर दूं, लेकिन अगर मैंने खुद हैंड्स ऑन वो काम नहीं किया, मुझे उसकी समझ नहीं है, तो मैं किस मुंह से बोलूँगा। तो पहले तो एक तकरीबन 8-10 महीने पहले हम एआई के ऊपर काम करना हमने इंटरनली शुरू किया खुद भी। मैंने कहा ओके फाइन, लेट्स पिक अ प्रोडक्ट, लेट्स स्टार्ट यूजिंग इट, कि उस पर क्या बना सकते हैं हम लोग, समझ वैसी आएगी हमें। वो किया, नहीं समझ में आई, छोड़ दिया। फिर 1.5-2 महीने का दोबारा वापस है वो करना शुरू किया। तो काफला का जो कोर हमने बनाना शुरू किया ना, हमने कहा यार हमें जल्दी बनाना है और हमें सस्ता बनाना है। तो अगर मुझे कोट आया था कि तकरीबन 50 लाख रुपए का, कि जब बेसिक प्रोडक्ट जो है, बेसिक ये वाला काफला तो अभी बहुत आगे की बात है, 50 लाख और 6 महीने लगेंगे। मैंने कहा यार इतने पैसे तो नहीं उड़ा सकते। 1.5 से 2 महीने उरूज और मैंने बैठ के हैंड्स ऑन मैंने बैठ के उसके ऊपर काम किया, एजेंट्स का इस्तेमाल किया है, एआई का इस्तेमाल किया हम लोगों ने। 1.5 से 2 महीने में लॉन्च किए और इन अंडर 12 लाख रुपए। मैं समझ सकता हूँ, मैंने भी कुछ लॉन्चेस किए हैं जो एक काम मैं अपना बताता हूँ। जैसे अमेजोन के जो मेरे कुछ पार्टनर हैं, वो हमें लॉन्च करने के लिए कोई 3-3.5 हज़ार डॉलर चाहिए होते हैं।
वो काम $106 में किया है। सोचें, तो ये चीज आपको क्लैरिटी दे देती है कि ऑटोमेटेड बॉट है, वो काम कर रहे हैं यार आपके लिए। मतलब यार ये क्या है यार। तो इमेजिन करें ना कि अगर हम लोग ये चीज कर सकते हैं, उसका एक तो फायदा क्या हो जाता है कि इट बिकम्स चीपर टू लॉन्च, फास्टर टू लॉन्च। अब ठीक है, हो सकता है इसमें थोड़ा ऐड कर लेते हैं, एक्सपर्टीज नहीं होंगी बहुत ज़्यादा, फाइन लाइन नहीं, लेकिन आपका आइडिया 90% ठीक है। सो देखिए, मैं भी ये क्यों अभी काफला का जो आपको एग्जांपल ये क्यों कर पाया, क्योंकि मेरा एक एक्सपीरियंस है सर्विस बेस्ड बिजनेस के अंदर, प्रोडक्ट यूआई यूएक्स का, और टेक्निकल, मैं सेमी टेक्निकल हूँ, तो हम उसको जिस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं ना, उसी तरीके का आपको रिस्पॉन्स आता है, ठीक है ना। तो हमने वो इस्तेमाल किया, फिर उसके ऊपर हमने हैंड्स ऑन बैठ के अपना फर्दर डेवलपमेंट कर ली, तो उससे फायदा हो जाता है, मिक्स एंड मैच करके हम लोग चलते हैं। तो मैं समझता हूँ एआई इज छुरी है, केक भी काट सकते हैं, बंदा भी मार सकते हैं, ठीक है। गलत बंदे के हाथ में दे दिया तो बंदा मारेगा, ठीक बंदे के हाथ में दे दिया तो शायद सब्जी काट के दे देगा आपको। वो टूल है, आपको इस्तेमाल करना है। अभी रिसेंटली मुझे पता चला कि स्टैनफोर्ड के ग्रेजुएट्स जो टेक आईटी वाले निकले हैं, उनमें से 30 to 40% के ऊपर लोगों को नौकरियां नहीं मिली है। इतना बुरा हाल होने वाला है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने आपको अपडेट करना है कि जी ओके फाइन, हो सकता है कुछ ऐसे रोल हो जो बिल्कुल ख़त्म हो जाएं, कुछ ऐसे हो जो थोड़े ऑगमेंट हो जाएं, चेंज हो जाएं, कि जी अब मैंने एड्स देखी हैं कि अगर आप इंजीनियर हैं, टेक्नोलॉजी के इंजीनियर हैं, वो चाहिए मुझे, लेकिन एआई के इन टूल्स के ऊपर से काम आता हो, क्योंकि वो तेज़ कर पाएगा, सस्ते में कर पाएगा, ज़्यादा काम कर पाएगा। तो आई थिंक ये अपने आप को थोड़ी स्किल्स हमें देना ज़रूरी है, और इस किस्म के स्टार्टअप्स और निकल के आएंगे जो लोगों की ज़िंदगी के काम आसान करते हैं, तेज़ करते हैं, सस्ता करते हैं, ठीक है, वो आएगा। अभी क्लॉड के नाम से जो सबसे दुनिया का मोस्ट पावरफुल मॉडल चल रहा है, जो कोडिंग, डेवलपमेंट, रीजनिंग के अंदर टॉप है, ठीक है, उसने अभी कोबोल के नाम से बहुत पुरानी लैंग्वेज एक होती थी, आईबीएम जो है ना मेनली उसके वजह से जिंदा है, उसने क्लॉड ने वो लैंग्वेज समझ ली है, और उसने बोला कि जी अब मैं कोबोल भी लिख के कर सकता हूँ। आईबीएम का स्टॉक मेरे ख्याल से 30% ड्रॉप हो गया था। ये कोई अभी रिसेंट मैंने बात सुनी, आई हैव स्टिल हैव टू वेरीफाई दिस, लेकिन ये नहीं, तो कर जाएगा, मुझे मुश्किल भी नहीं लगता ना। फिर एक और कंपनी है जो लाख डॉलर, $1.5 साल के भर रहा था, एक सीआरएम टूल इस्तेमाल करता है, मशहूर है, monday.com है, ये कौन सा है, वो इस्तेमाल करता था। उन्होंने कहा यार मैं डेवलप कर लेता हूँ खुद ही, 2 हफ्ते लगाए, उन्होंने डेवलप कर दिए, सब्सक्रिप्शन ख़त्म की अपनी, उसने एक पोस्ट में डाल दिया, 10 कंपनीज के स्टॉक्स ड्रॉप्ड इमीडिएट। क्यों? क्योंकि यार इसकी तो वैल्यू नहीं बची है, तो मैं यही से बनवा लूँ। मैं आने वाला एक और पॉइंट में ऐड ऑन, मुझे ऐसा लगता है ये फूड पांडा और ये जो है, ये भी मुझे लगता है यही कोई रिप्लेसमेंट जरूर कर देगा, क्योंकि देखिए इसमें अच्छा खासा टाइम लगता है। देखिए एआई जो है ना, ये भी करेगा, जैसे आपने कहा ना monday.com को किया है चेंज, और ये बहुत सारी चीज़ें आसान हो गई हैं। तो मुझे सीआरएम की भी जरूरत नहीं लगती, क्योंकि वो जीमेल ही खुद आपको ईमेल टाइप करके सब कुछ करके वो बात मुझे नहीं पता। अभी मैं उस तरफ जा रहा, तो मेरे पास बकायदा लड़के होते थे जो बकायदा लिखते थे और सारा, उसमें मैंने एआई इंस्टॉल किया, एलएलएम लगाया, वो मुझे प्राइसिंग की कोटेशन, एक बंदे को जो मुझे ट्रेन करना पड़ता था 3 महीने 4 महीने कि यार इस डिज़ाइन की इतनी प्राइस होती है, इतनी प्राइस, वो कहता है सर छोड़ दो, आप बटन दबा दो बस, खाली मैंने सही लिखा है, आप प्रूफ कर दो, बटन दबा दो बस। मैंने कहा बकायदा हमने तो स्टार्ट करा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये फूड पांडा और ये भी कुछ तो कुछ चेंज जरूर होगा। फूड पांडा है, ये बाइकें हैं, इसमें ऐसा लगता है कि कुछ तो कुछ इनोवेटिव वाला एआई आएगा जो बोर्ड से बात करेंगे, अब या मेरे लिए यहाँ से आता कि गाड़ी निकाल के दे दे, अब आपको जाके सर्च करके ठीक है सर वो आपकी बुक हो गई है। बिल्कुल पॉसिबिलिटी लगती है। तो हो सकता है कस्टमर सपोर्ट के अंदर ये चीजें आ गए हैं। एक 11 लैब्स के नाम से बहुत अमेजिंग प्लेटफॉर्म है, आपको वॉइस एजेंट्स पूरे मिलते हैं आपके, आप 15 मिनट में लॉन्च कर लें, पूरी कॉन्वर्सेशन करेगा, अभी से करेगा ऐसी बातें भी करेगा, आपको लगेगा नॉर्मल इंसान से बात कर रहे हैं आप, 15 मिनट में आप लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है, कुछ लाइंस ऑफ कोड के साथ। वो रिप्लेस कर देगा उनको। कोई ऐसे लोग हैं जो ऑगमेंट करेगा आपको, जैसे फूड पांडा पूरा तो रिप्लेस नहीं हो पाएगा, फिर डिलीवरी बंदे चाहिए, रेस्टोरेंट तो चाहिए, कस्टमर सपोर्ट के ने कुछ कर दिया उसने। नहीं, वो कल रात को मैंने देखा, मेरे दोस्त से बात हो रही थी, अमेरिका में ड्रोन आ गए, वो कहता है ड्रोन डिलीवरी, तो वो बात करके वो डिलीवरी में पूरी कहता है यहाँ लोग इतनी जल्दी में हो गए कि लोगों को बस फटाफट चाहिए। तो मैं भी ऑर्डर करता हूँ, तो मुझे अगर सुबह ना मिले मैं टेंशन में आया था, मेरा ऑर्डर नहीं आया, तो मैंने कह रहा है मुझे ऐसा लगता है लोगों को होगा कि आधे घंटे में दही मेरे गेट पे आना चाहिए। तो ड्रोन डिलीवरी न्यूयॉर्क में और कैलिफोर्निया में स्टार्ट हो चुके हैं। तो देखिए ना, अब उसमें पता है क्या होगा, ड्रोन जो चल रहा है, जो उड़ रहा है, जैसे कर रहा है, उसके अंदर एआई यहाँ तार पे तो नहीं फंस जाएगा। अगर फंसे ना फंसे, हम लोग जरूर फंसा लेंगे खुद ही। हमारे घर पे 3-4 ड्रोन पड़े हुए होंगे, आज मैंने यहाँ से पकड़ा, आज मैंने जैसे पतंग काटते थे ना, अब ड्रोन काटेंगे। तो आई थिंक एआई विल
शेक थिंग्स अप अ लॉट, बहुत होने वाला है। कुछ लोगों की नौकरियां हो सकती है जाएंगी भी, कुछ लोग रिप्लेस हो जाएंगे, हो सकता है आप बोले फैजान से मुझे स्टार्टअप के बारे में पूछने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, जबरदस्त आ जाएगा, ठीक है, बॉट आके बात करेगा, आप वॉइस एजेंट हो कि टेक्स्ट में हो या जैसे भी हो, ग्रेट, उससे आप बात कर लेंगे। इंक्यूबेशन सेंटर जाने की जरूरत नहीं है मुझे, स्टार्टअप सिंडिकेट के बाद बात करने की मुझे जरूरत नहीं है, मुझे सारी एजुकेशन मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, मैं खुद कर लूंगा, ग्रेट। उधर लेकिन एक मिसिंग एलिमेंट होता है आपका एक्सपीरियंस का। ये मैं बात बोलने वाला था, जो इंसान है ना उसके पास जो बैकग्राउंड में कल्चर वाले, इसको और भी करते हैं एक्सपीरियंस कल्चर आपके इन्वायरमेंट में। लोग कहते हैं एक्सपीरियंस होता है, मतलब यार कल्चर, जो एक्सपीरियंस आपके पास आपके कल्चर में है ना, भले आपने गोरे का स्टार्टअप से बात कर लें, लेकिन वो पाकिस्तान में आपको बंदा नहीं दे पाएगा। बिल्कुल, तो ये एक एंगल होगा जिसपे आपको अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा कि यार हाँ मैं भी वो रिप्लेसेबल नहीं है आपको कर रहा हूँ, लेकिन टॉप अप करूंगा जी, मेरी अंडरस्टैंडिंग उसमें ये है, और ये वो हम इंग्लिश में न्यूआंसेस हम बोलते हैं, छोटे छोटे वो डिटेल है जिसकी बेसिस पे आप वैल्यू ऐड करेंगे। तो इसकी आदत डाल देनी चाहिए, क्योंकि इसके अलावा तो है नहीं, सीधी सीधी बात है। और मुझे ये एक चीज़ रहती है कि जो उसका एक्सपीरियंस है ना उसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते, जो, और वो विद कल्चर में लेके तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ अमेरिका में चलती है, जो हमें एजुकेट किया जाता है, वो आपके पाकिस्तान में नहीं चलती है, कल्चर टू कल्चर। फिर स्पिरिचुअल भी आपका वो राइट करता है कि यार ऐसा नहीं है कि वहाँ ऐसे करके आप चले गए और यहाँ पे ऐसे करके चले गए। अब हम वर्ड नहीं यूज़ कर सकता, लेकिन लोगों को पता है कि चीज़ें पहले थम अप्स, तो मैं कहता हूँ कि सबसे पहले जो कि थम की इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि थम 80% सपोर्ट करता है चारों उंगलियों को। तो मैं कहता हूँ स्पिरिचुअल आपका है सबसे इम्पॉर्टेंट, ठीक, पहले आपने उसको देखना है, क्योंकि हर चीज़ वहाँ से नहीं चलती। टाइम खत्म है, आखिरी रह गया कि हम बात कर रहे हैं फैजान लगारी, जिसमें आपने कहा कि लगारी का बड़ा वर्ड होता है पैसे वाला, तो उनके फ्यूचर्स के क्या देखिए, क्या प्लान है आपके, आप क्या सोच रहे हैं एक पर्सनल लाइफ में? क्योंकि मैंने जर्नी नहीं पूछी, तो मैं सिर्फ फ्यूचर तो पूछ लूँ कि फ्यूचर में क्या प्लान है आपके। तो देखिए, एक तो जो ये लगारी का नाम है ना, सिर्फ नाम है, ठीक है, ना मैं कोई इतना अमीर ज़्यादा हूँ, ना कुछ ऐसा सीन है, ना मेरे कोई भरम मारता हूँ मैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वेरी डाउन टू अर्थ, आई ट्राई टू बी एक। और इस नाम की वजह से काफ़ी नुकसान उठाना ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि काफ़ी दफ़ा ये भी लिटरली ये हुआ, मैं स्टार्टअप के लिए अपने गया, मैंने कहा जी फंड रेज करने के, तो तुम तो लगा रही हो, तुम्हें पैसों की क्या ज़रूरत है, ये किस किस्म की बात है। तो ये चैलेंजेस फेस होते हैं, तो मसले अलग हैं इसके। अच्छा, फ्यूचर अपने आप को क्या अपडेट कर रहे हैं, मतलब इसको ऐसे भी कर सकते हैं फ्यूचर। हम लोग तो हैंड्स ऑन, कोई भी ऐसी चीज़ हो, उरूज हूँ या मैं हूँ, हम लोग 99% ऑफ द टाइम हमारा काम होता है हम अपने आप को अपडेट करें। अगर मुझे नहीं पता, मैं किसी और को गाइड कैसे करूं? यही सब कुछ हुआ, ग्रेट हो गया, मैं स्टेज पे खड़े हो गया, 50 बातें जो आप बोलेंगे ना, जिस सब्जेक्ट में बोलेंगे मैं बोल दूंगा, बैकग्राउंड में मुझे कुछ नहीं आता होगा, लेकिन हम लोग ये नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं यार लेट्स ट्रेन आवरसेल्व्स फर्स्ट। तो काफ़ी दफ़ा रिपोर्टिंग हो, एनालिसिस हो, डेवलपमेंट हो, एआई के ऊपर हम लोग हैंड्स ऑन करते हैं, उरूज भी करती हैं, मैं भी करता हूँ, हम पहले खुद सीखते हैं, अपने आप को अपग्रेड करते हैं, वो कॉन्स्टेंट है, उसके अंदर उसके अलावा कोई इफ एंड और बट है ही नहीं। नंबर 1 अपग्रेड करना है। नंबर 2 फ्यूचर में करना है क्या है। हमारा गोल हमने जब शुरू किया था ना, आज से साल पहले हमने एक गोल सेट कर दिया था कि वी वांट टू लॉन्च द 100 फंडिंग रेडी स्टार्टअप्स पाकिस्तान में हमने लॉन्च करने, इन्वेस्टमेंट रेडी जिसे हम कहते हैं, कि जो स्टेज पे हो कि जिसको इन्वेस्टमेंट मिल सके, इतने उल्लू उसके सीधे हो चुके हो। ये तो हमारा गोल था ही था। अब वो गोल कितना चेंज होता है और किस तरीके से चेंज होता है वो देखने वाली बात है, बिकॉज दुनिया बहुत तेजी से चेंज होती है, पत्थर पे लकीर करके हम लोग नहीं कर सकते, अब तो नहीं है। एंड हम लोग ये सीख चुके हैं कि जी हमारा गोल जो आज से 6 महीने पहले होगा ना, वो 6 महीने के 3 महीने के बाद भी हो सकते चेंज करना पड़े आपको, बिकॉज द वर्ल्ड इज चेंजिंग एंड यू हैव टू अडेप्ट। बहुत तेजी से चेंज कर रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ तो सुबह से लेके शाम तक, जैसे कराची का अपना मौसम है ना, सुबह को रात को ठंड होती है, दोपहर को कड़कड़ारी धूप निकल होती है, गर्मी में हम बैठे हुए होते हैं, वैसे चेंज हो रहा है। तो आई थिंक वी अडेप्ट करना, अपने आप को आदत डालना, अनलर्न करने की, ये एक चीज़ है कि अब आई एम 44, ठीक है, एक उस एज के बाद ना आपको हो जाता है यार ऐसे ही होता है, यही तरीका है। और काफ़ी चीज़ों पे मैं बोलता हूँ, और रूज जो है मेरी पार्टनर कहती हैं जी होता था। सही। मैंने कहा क्या मतलब? कहती हैं होता था ऐसे। हाँ, वो यानी बड़े तमीज़ वाले अंदाज से वो रियलाइज़ भी, और अच्छी बात है कि हमारी इतनी ज़बरदस्त एक क्या कहते हैं फ्लेक्सिबल हमारी रिलेशनशिप है, जिसके अंदर ये नहीं होता कि जी मैं बॉस तो तुम बॉस, ऐसा कुछ नहीं, हम दोनों इक्वल करके
तो जब बोलते हैं था, तो मुझे भी रियलाइज होता है यार ठीक कह रही है, क्योंकि ये होता था, अब जरूरी नहीं कि ऐसा होता हो। ओके, अब क्या होगा, लेट्स लर्न दैट। तो ये अनलर्निंग की एक्सरसाइज है, कॉन्स्टेंट हमने अपने अंदर डाल दी है, एंड दैट इज व्हाट वी वांट टू आल्सो टीच पीपल। आई थिंक दैट इज समथिंग दैट औकात में रह के हमें रहना चाहिए ना, जो दैट इज समथिंग दैट वी वांट टू टेल पीपल। ऐसी कोई चीज़ अब फ्यूचर में लर्न करना चाहिए, कोई ऐसी एडवाइस देना चाहिए, ये किताब पढ़ें या ये पॉडकास्ट देखें फॉर द स्टार्टअप, क्योंकि आज उसका ये था, कोई आखिरी मैसेजेस? इन्फिनिट गेम्स टाइम सैनिक की ज़रूर पढ़ें, नंबर 1। इकिगाई के नाम से एक बुक है जो कि आपको सिखाती है अबाउट जापानीज़ माइंडसेट का, साइकोलॉजी फॉर बिजी पीपल। लोगों को समझना है अगर आपने, इतनी मोटी सी बुक है, ज़्यादा नहीं होंगे, 150-200 पेजेस होंगे शायद मैक्स। वो पढ़ें लोगों को समझने के लिए, ठीक है, वो देखें। आई बिलीव एक और बुक है, उसका नाम द पावर ऑफ वन थिंग, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसे करके, जिसमें आपको बता देगा जी हाउ फोकस एंड फोकसिंग ऑन समथिंग पर्टिकुलर कैन चेंज एवरीथिंग एल्स इन लाइफ, ऐसा करके कॉन्सेप्ट उसका है। अभी उसका मैं समरी पढ़ रहा हूँ आजकल। दैट आई थिंक इज समथिंग दैट आई वुड लव फॉर पीपल टू रीड। बाकी तो 50 और किताबें मेरे पास घर पे एक शेल्फ पड़ा है, इसमें ज़्यादा किताबें हैं, मैंने पढ़ी आधी होंगी, उसके अंदर मैं खरीद के रखते जाता हूँ ताकि आदत पढ़ता रहूँगा। बुक समरीज की ऐप होती है, ब्लिंकिस्ट के नाम से है, 2-3 और हैं, मैं तो कहूँगा वो अपने लिए ख़रीद लें, पूरे साल का सब्सक्रिप्शन। पॉडकास्ट अलग जगह, गाने अलग जगह, वो चला दें, दिन के अंदर आप 3-4 किताबें सुन लेंगे। वो बेस्ट होता है। मेरा भी यही तरीका है कि मैं समरी लगा देता हूँ, 40 मिनट्स की, 45 मिनट्स की, 30 मिनट्स की आती हैं, वो समरी सुनी। और अब तो इतनी किताबें सुनने की इतनी आदत हो गई, जब वो स्टार्ट करते हैं ना, जब वो समराइज का जो होता नहीं यार, ये फाइनेंशियल यार, ये मेरे कर ये इतनी भी एक्सपर्टीज हो जाती है आपकी, आपको आइडिया जगह ये किताब अच्छी है, ये किताब अच्छी नहीं, किताब अच्छी है। कहता था कि 1000 किताबें, अब तो मैं शक्ल देख के थोड़ा सा उसका वो इंडेक्स पढ़ूंगा, मुझे आइडिया जाता है यार ये किताब अभी करनी है नहीं करनी। मैं एग्जैक्टली ये हरकत करता हूँ, लेकिन पता है फिर मैंने जानबूझ के 2-3 दफ़ा किया कि यार नहीं लग रही ना अच्छी, लेकिन यार पढ़ के देखते हैं। सही है, पढ़ के देखते हैं, सुनना आसान लगता है मुझे, तो सुनता हूँ मैं ज़्यादा। जैसे अभी को 40 मिनट का रास्ता था तो एक बुक खत्म हो जाती है। अच्छा, मैं सुन के और उसके बाद अच्छी लगती है तो मैं किताब खरीद लेता हूँ। अच्छा, फिर ये नहीं, इतना शौक नहीं है मुझे। मुझे पता नहीं क्यों, मैं कह रहा अगर इसकी समरी इतनी अच्छी है ना तो यार डिटेल में तो पढ़ें तो सही। और मेरे वो आते हैं ब्लिप्स आते हैं यूं करके, एक होता है वो जो जुनूनी बिल किस्म का फैजान होगा, जो हफ्ते के अंदर ना 300 पेज की किताब, हफ्ता नहीं लगेगा, गौन हो जाएगी, हर हफ्ते में किताब पढ़ रहा हूँ, महीने के अंदर 4 किताबें डन, उसके बाद जी मैं सो जाऊंगा। फिर अचानक से होगा, फिर पढ़ो। द टॉप CEOs इन द वर्ल्ड रीड 60 बुक्स अ ईयर। हम लोग जिनको हम देख के कहते हैं ना कि ये मल्टी बिलियनर, मैंने ऐसे बनना है, देखो तो सही उसकी आदत क्या है। वो एक 2-2 दिन के अंदर किताबें चाट जाते हैं और उससे सीखते हैं फिर। तो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट आई वुड लव फॉर शार्पन द सॉ, जिसका अल्फाज है ना वो बहुत ही जबरदस्त है कि आपको छुरी तेज करते रहना चाहिए। हाँ, 100%। तो आई थिंक दैट इज आवर गोल फॉर दिस ईयर एंड द फ्यूचर एज वेल। उसमें से क्या निकल के आता है, आई थिंक मेरे लिए भी अभी बोलना नामुनासिब सा हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है मैं गलत हूँ। सही है, तो फिंगर्स क्रॉस्ड। ये एक बॉडी लैंग्वेज में मुझे ये वाले 2-4 मेरे हमारे व्यूवर्स जो देखते होंगे, इसमें आपने एक ये वाला फिंगर क्रॉस किया था, इनके मतलब क्या होते हैं? हाँ, ये एयर कोट्स होते हैं, ये हम कहते हैं। ये क्या होते हैं? इसका कोटेशन मार्क्स नहीं होते। हाँ। तो ये कोटेशन के अंदर अगर आप बात कर रहे हैं तो ये यूज कैसे करना है ऐसे? आयरनी के तो नहीं, कोट्स लगा रहा हूँ ना मैं, कोट्स लगा रहा हूँ मैं, जो भी बात कर रहा हूँ उसके एक कोट शुरू होता है और एंड में खत्म होता है, तो मैं बीच में बात कर रहा हूँ ना। तो आयरनी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं कि जी वो बात ऐसी नहीं, उसके बरक्स होती है उसकी, तो उसके लिए कोटेशन एयर कोट इस्तेमाल किए जाते हैं। एम्फेसिस के लिए नहीं इस्तेमाल करते। काफ़ी लोग कहते हैं कि एम्फसाइज करने के लिए बोल रहे हैं, आयरनी होती है, जैसे कि उसने ना वैसे बात है, उसका मकसद असल में ये नहीं ये था, हमें ये बोलने के जो भी बात बोलेंगे तो उसके लिए होता है। पर ये फिंगर्स क्रॉस, तो ये तो एक गोरा स्टाइल है, वो असल में कहते हैं कि फिंगर्स क्रॉस की हम इंशाल्लाह हम कह रहे होते हैं ना, तो वो होता है वो गोरे तो है टच वुड का एक चीज़ निकल आती है। मैंने बैकग्राउंड पढ़ा तो मुझे मुनासिब लगता था टच वुड, ताकि ये मैंने कर दिया ना तो अभी ठीक हो जाएगा। फिंगर्स क्रॉस्ड ये है कि यार इंशाल्लाह ये हो जाएगा।
तो बस ये दो आदतें बढ़ गई, मूवियाँ देख देख के शरारतें बढ़ गई होंगी। इतना गोरा तो मैं हूँ नहीं। मैंने कहा ये 2-4 वर्ड्स हैं, मैंने कहा ये ले जाते हैं, तो मुझे भी याद आ गया क्योंकि आपने एक बीच में इस्तेमाल भी किया था फिंगर क्रॉस, और ये मैंने कहा इसका मत पे भी बात कंप्लीट जब पूछूंगा तो रह गया था। बस आखिरी कोई मैसेज दे दें, हम क्लोजिंग पर हैं, बस कोई भी ऐसा मैसेज स्टार्टअप्स को दे दें, जनरल व्यूवर्स को दे दें, कोई ऐसा स्किल बता दें कि जो आने वाले दौर में बहुत काम में आने वाला है। ये तीनों बातें भी बता सकते हैं आप। बस मैं एक स्केल वगैरह तो देखिए अपने मुनासबत से आप देखें कि क्या आपके लिए बेहतर होगा, आपके फ्यूचर के लिए, अपनी जो भी है उसके लिए। मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि सेल्फ अवेयरनेस एक चीज़ है कि अपने आप के बारे में आपको बेहतर तरीके से पता हो, ताकि आपको पता हो कि जी आपसे क्या क्या हो सकता है, क्या क्या आपसे नहीं हो पाता, वो आप समझ लें अच्छे तरीके से। अपने आप से तो झूठ नहीं बोलें कम से कम, नंबर 1। और नंबर 2, नेवर ईगो जो होता है ना, ईगो अपना अना, वो उसको मारने की कोशिश करें। मैं पूरी कोशिश करता हूँ, काफ़ी दफ़ा मार पाता हूँ, काफ़ी दफ़ा उसकी वजह से मैं मार खाता हूँ। तो आई थिंक अना उसको थोड़ा कंट्रोल कर लें, क्योंकि फिर सब कुछ आसान हो जाता है, ऑटोमेटिकली सब कुछ आसान हो जाएगा। बस ये आखिरी मैसेज है, अना को ख़त्म कर दें। हाँ, क्योंकि देखें अगर काफ़ी चीज़ के अंदर जो मैं आ जाता है ना, वो है ही जड़ हुई, हर चीज़ के अंदर मसला ही है। मैं ये हूँ तो मैं क्यों करूँ, ये इसको करना चाहिए, मैं ये चीज़ करूँगा, मैं इधर पीछे बैठूंगा, मैं स्टेज पे क्यों नहीं हूँ, मुझे क्यों नहीं बुलाया उसने। मसला ही हर चीज़ में ये है, घुमा फिरा के बड़ी है ना कि ओवरली सिंप्लीफाई कर दिया मैंने, तो भाई ये मैं निकाल दो, ओके नहीं बुलाया हूँ, और वो हमने कैलकुलेशन कर दी ना 5 साल में क्या इम्पैक्ट आना है। हाँ, अगर इफ इट डजंट मैटर इन 5 years, डोंट स्पेंड मोर देन 5 minutes थिंकिंग अबाउट इट, खत्म। और ये देखें, ये बातें वो नहीं है कि मैं परफेक्टली कर चुका हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, मैं वो चीज़ें जिसके ऊपर मैं अपने आप के ऊपर डेली काम करता हूँ, इनमें से आधी से ज़्यादा चीज़ें ऐसी होंगी जो मैं 2 दफ़ा कर पाऊँगा, 4 दफ़ा नहीं कर पाऊँगा, बट आई मेक श्योर कि मैं थोड़ा तो इम्प्रूव करूँ अपने आप को। अब तो आफ्टर 44 आई थिंक थोड़ी सी अकल आना शुरू हो गई है। और 40 के बाद आती भी है। मैं भी आपके पीछे पीछे ही चल रहा हूँ, तो बस ज़्यादा नहीं हूँ मैं। तो बस यही है। चले, फिलहाल अभी मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस और भी हैं, डिपेंड किया हमारे व्यूवर्स क्या कमेंट करते हैं, और बॉडी लैंग्वेज के ऊपर अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल इनकी कैसे कैसे हाथ को ऐसे रखना है, ऐसे रखना है, वो हम पॉडकास्ट भी क्योंकि हमने वर्बली किया है, तो आप कमेंट करेंगे तो आपको ज़रूर बुलाएंगे एक दफ़ा और। तो फिलहाल अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।